तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग मजे से होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डिप्रेशन तो है, मुझे पता है कि एग्जाम पास आ रहा है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये बस इतना ही चाहिए कि आप हार ना मानो। बाकी तो सब मैं संभाल लूंगी। बाकी सब पढ़ाई वढ़ाई यार होती रहती है ना, ये तो होती है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हार ना मानने वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा लास्ट के कुछ दिनों के अंदर। वही है जो आपको जीतने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्लांट किंगडम के ऊपर वीडियो होने वाली है, जो कि एक बहुत ही भयानक सा चैप्टर है। जब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी आपको इस कदर डिसअपॉइंट कर देती है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ से एक लाइन भी है ना, तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि यार प्लांट किंगडम वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो इजी सा है। तो मैं आपको आज ये चैप्टर एनसीईआरटी हाईलाइट से नहीं पढ़ा रही हूँ। जनरली मैं एनसीईआरटी हाईलाइट से रिवाइज करवाती हूँ, आज नहीं करवा रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी लायक ही नहीं है हाईलाइट करने के लिए अभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर के लिए बेसिकली। तो मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए हुए हैं, जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आपको स्टडी रूटीन्स पे मिलते हैं आने वाले 20 दिन के लिए। जो प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन्स मैं दे रही हूँ, टास्क दे रही हूँ तुम्हें, बस वो करते जाना और तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाई वेटेज टू लो वेटेज यूनिट हम वहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के साथ में हमारी बायोलॉजी की तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हमारा 11th जो बायोलॉजी है उसका ऑलमोस्ट 70% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, ज्यादा बात नहीं करते हैं। माय नेम इज एकता सोनी। कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज लव एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट किंगडम के अंदर तुम्हें बेसिकली करना क्या होता है ना, कुछ स्पेसिफिक तुम्हें बातें समझनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसी तोप चीज नहीं है। पहले तो दिमाग से निकाल दो कि भाई बहुत हार्ड है। हार्ड तो है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि तुम समझ नहीं सको, तुम्हारा दिमाग इसको ग्रैस्प कर सकता है। बस तुम्हें बेसिक्स बातें पहले पता होनी चाहिए। तो प्लांट किंगडम को जब मैं पूरी डिटेल में पढ़ाती हूँ ना, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसके अंदर मैं पहले बेसिक वाला लेक्चर जरूर लेती हूँ, जहां पर मैं तुम्हें प्लांट्स के बेसिक्स पढ़ाऊँ, इस किंगडम के पूरे बेसिक पढ़ाऊँ, तब जाके तुम इस पूरे चैप्टर में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से टैकल कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बेसिक से लेकर पूरा एंड तक पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, जैसे अपन एनिमल्स में इवोल्यूशन पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में हमने देखा कि पॉरीफेरा से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। पॉरीफेरा कितने लोअर क्लास होते हैं, कॉर्डेटा कितने हायर क्लास होते हैं ना, वैसे ही हमारे प्लांट में भी इवोल्यूशन होता है। प्लांट के अंदर इवोल्यूशन आपको पता ही कि सबसे जो लोअर क्लास होते हैं वो एल्गी होती है, और एल्गी के बाद में आपके पास में ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स आते हैं, और टेरिडोफाइट्स के बाद में आपके पास आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपको पूरा सीक्वेंस तो पता ही है। अब एल्गी क्या होते हैं ना, क्योंकि देखो वो प्रिमिटिव है, पुरानी है, तो पहले के टाइम पर जब चीजें जो भी आती थी, चाहे वो लिविंग सेल कोई सी भी हो, एनिमल की हो, प्लांट की हो, वहां पर आपको यूनिसेल्युलर पहले देखने को मिलता था, फिर मल्टीसेलुलर देखने को मिलता था। तो यूनिसेल्युलर आपको सबसे पहले देखने को मिलती, तो जो एल्गी होती ना वो आपको यूनिसेल्युलर सिंगल सेल एल्गी सबसे पहले आई थी, उसके बाद वो मल्टीसेलुलर एल्गी आई थी, उसके बाद में आपके ब्रायोफाइट्स आए थे। अभी एल्गी जो होती है ना पानी में रहती है, क्योंकि जमीन हमारी दुनिया, हमारा जो जीवन स्टार्ट हुआ था ना, कहते हैं ना जली जीवन है, क्योंकि वो सच्ची सच्ची बात है भाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या हमारी लाइफ जो आई थी सबसे पहले जल से ही आई थी, है ना। तो ये जो प्लांट थे, लोअर क्लास प्लांट जो थे, वो पानी में मिलते थे, एल्गी पानी में मिलती है। उसके बाद ब्रायोफाइट की बात करें तो थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो उसमें क्या चीजें आई एक्स्ट्रा, उसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीजें आई कि भाई ये वाला जो है ना एम्फीबियन बन गया, भाई ये पानी में भी रहता है और ये जमीन पे भी रहता है। ठीक है, तो पानी और जमीन दोनों पे रहता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट को बोलते हैं। उसके बाद में इसमें ना रूट आने लगती है। जब आप एल्गी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एल्गी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, एल्गी का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कुछ भी आपको रूट वूट नहीं देखने को मिलती। मतलब थैलस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो रूट दिखेगी, ना स्टेम दिखेगा, ना लीफ दिखेगी। ठीक है, तो कभी भी थैलस नाम आए तो समझ लेना रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं है, बस एक चपटी बॉडी है। ठीक है, और ब्रायोफाइट जो होते हैं ना उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर आने लगती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर मींस ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर आने लगती है। अब रूट लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, रूट नहीं आ रही है पूरी प्रॉपर, इसलिए इसको राइजॉइड कहते हैं। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो राइजॉइड होती है वो यहाँ पर आने लगती है। अब क्योंकि इनकी हाइट भी बहुत छोटी है, ये जमीन पे भी इतने होते हैं, पानी के भी टच में होते हैं, इसलिए इनको वैस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्योंकि वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी हाइट वाले प्लांट, जिनके अंदर पानी बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाना हमें पड़ता है, खाना हमें लंबी दूरी तक पहुंचाना पड़ता है, वहां पर वैस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट होती है। पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने छोटे हैं, ऊपर से फिर इनके अंदर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पानी के भी टच में रहते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल भी इनके पास में नहीं होते हैं। एल्गी के पास में तो खैर होंगे नहीं, जब ब्रायोफाइट के पास नहीं तो एल्गी तो कौन ही है फिर, है ना।
तो उसके बाद में फिर टेरिडोफाइट पे चलते हैं। टेरिडोफाइट थोड़ा सा और अच्छा मॉडल होता है ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में। तो टेरिडोफाइट के देखें तो भाई इसके अंदर ना रूट, स्टेम, लीफ ये भी आने लगते हैं और साथ में वैस्कुलर बंडल भी होता है इसके अंदर। ये थोड़ी सी हाइट भी पकड़ लेते हैं और पूरी तरीके से जमीन पे आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ब्रायोफाइट थोड़ा जमीन पे और थोड़ा पानी में था इसलिए इसको एम्फीबियंस बोल रहे थे, लेकिन प्रॉपरली जमीन पे कौन आ गया था, टेरिडोफाइट आ गया था। हालांकि ये जो टेरिडोफाइट होते हैं को भी अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये जमीन पे प्रॉपरली आ गए थे, ठीक है। तो इसमें वैस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। उसके बाद तो जिम्नोस्पर्म, भाई ये लंबे लंबे प्लांट होते हैं, पाइनस, साइकस, उनके अंदर तो फिर वही वैस्कुलर बंडल होंगे ही होंगे। और सबसे ज्यादा मॉडल हमारा जो है, जो सबसे ज्यादा एडवांस मॉडल है वो एंजियोस्पर्म। जो हम अपने आसपास में इतने प्लांट देखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इसीलिए अपन बात कर लेते हैं सारे एक एक करके सारे प्लांट के बारे में। उससे पहले आपके इस एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या होता है। देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास में कुछ 3 सिस्टम दे रखे हैं। पहला आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो कि पहले अर्ली टाइम पर दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है भाई, सबसे पहली बार कोई काम करेगा तो हमारे अंदर थोड़ा दिमाग होता है। अब जब सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर तो मुझे पता थोड़ा ना वीडियो कैसे बनाते हैं, मुझे थोड़ा ना पता था यूट्यूब क्या होता है। बस ऐसे पता था ठीक है वीडियो बना के ऐसा, अच्छा कैमरा ऑन करो, वीडियो बना लो, एडिट वेडिट करने का कोई सीन नहीं होता, डाल दो सीधा, है ना। तो पता नहीं होता है पहले टाइम पर। तो वही था कि जब सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन करते तो पता नहीं था, आर्टिफिशियली ऐसे ही लोग आए और उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। किस बेसिस पे, सुपरफिशियली है सर, अच्छा ये कलर ऐसा है, अच्छा वो कलर वैसा है, जो तुम्हारे अंदर इतने हाथ पैर है, तुम्हारे अंदर इतने हाथ पैर है, चलो इस हिसाब से हम क्लासिफाई कर देते हैं। हाथ पैर हालांकि प्लांट्स में नहीं होते, बट प्लांट्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे गए उनके, है ना। इनका एंड्रोशियम देखा, देखो चीची कितनी गंदी बातें हैं, एंड्रोशन देखा गया उनका, एंड्रोशन देख देख के फिर उनको क्लासिफाई कर दिया गया, है ना। उसके बाद में आपके लीनियस आए, लीनियस ने मॉर्फोलॉजी देखी एंड्रोशियम की। लीनियस कितना और ही सुगला इंसान है ना, उसने तो मॉर्फोलॉजी देख ली एंड्रोशियम की, पूरा सेक्सुअल सिस्टम देख लिया, इसलिए इसने क्लासिफिकेशन का सेक्सुअल सिस्टम दे दिया था लीनियस ने, है ना। लेकिन इसके डिसएडवांटेज बहुत थे भाई, कि जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको तो बहुत अलग अलग कर दिया, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी इन्होंने कहा कि भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर ही होते हैं जो होते हैं, जबकि दुनिया लोग ये मानते भाई रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब मेरी मतलब कान में मैंने ईयर पियर्सिंग करवाई हुई, थोड़ी ना मेरा कोई बच्चा होगा उसमें चली जाएगी ईयर पियर्सिंग, नहीं जाएगी, राइट। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे प्लांट के अंदर, जो उसकी बॉडी के ऊपर सुपरफिशियली दिख रहे हैं लेकिन वो आगे जाएंगे नहीं, तो उसको अहमियत दे ही कैसे सकते हो तुम। वो वाले कैरेक्टर को अहमियत दो जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको हमने वेटेज दे दिया और उसकी वजह से हमने मतलब उसको वेटेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वेजिटेटिव को दे दिया। और उन्होंने कहा कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं ना वो तो इक्वली होते हैं, उनमें क्या ही मतलब कौन ज्यादा कौन कम। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, इसलिए लोगों ने इसको खारिज कर दिया। फिर दूसरा हमारा सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपको देखना है भाई, जो नेचुरल एफिनिटीज होती है, इसका नाम ही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर नेचुरल एफिनिटीज का यूज किया जाता है। नेचुरल एफिनिटीज क्या होती है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी देख लो, प्लांट की एनाटॉमी देख लो, प्लांट की फाइटोकेमिस्ट्री देख लो, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी देख लो, मतलब प्लांट में एम्ब्रियो कैसे होते हैं, प्लांट की कंप्लीटली उसमें फाइटो हॉर्मोन्स कैसे होते हैं, एनाटॉमी देख लो, अंदर से देख लो, बाहर से देख लो, सब जगह से देख लो उसको, फिर उसको क्लासिफाई करो, है ना। तो ये नेचुरल एफिनिटीज का यूज किया था बेंथम और हुकर ने, और इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन के अंदर ज्यादा तवज्जो दी थी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। इन्होंने कहा था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम ज्यादा मतलब अहमियत नहीं देंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। देखिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम जहां पर भी आता है ना, फाइलोजेनेटिक वर्ड जहां पर भी आता है ना, ऐसा समझ के चलना मोस्ट एक्सेप्टेड वही क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि आज तक कोई भी फाइलोजेनेटिक वर्ड को इस्तेमाल करता है, फाइलोजेनेटिक कहीं पर भी लेके आता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जहां पर कोई इवोल्यूशन बीच में ले आता है ना, तब उसका मतलब उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो किसी ने भी, जिसने भी हमारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसने फॉसिल रिकॉर्ड देखे कि भाई मैं किसी और चीज को नहीं देखूंगा, मैं फॉसिल रिकॉर्ड को देखूंगा, और उसके हिसाब से मैंने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। तो फॉसिल रिकॉर्ड मतलब भाई पुराने टाइम पर ऐसे ऐसे प्लांट हुआ करते थे, अच्छा इस प्लांट से ऐसे ये ग्रो करके ये नया प्लांट बना है, तो ये पहले का उसका पहला रिलेशन, पास्ट रिलेशनशिप देखता था, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया। तो इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट एडवांस्ड मॉडल हो जाता है क्लासिफिकेशन का। अब ये तो ये हो गया कि भाई कुछ प्लांट्स के इसने फॉसिल रिकॉर्ड देखिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास होते नहीं, तो फिर उनको कैसे क्लासिफाई करें। उनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स आती है। पहला होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा होता है साइटोटेक्सोनॉमी, एंड तीसरा होता है कीमोटेक्सोनॉमी। नाम से टेक्सोनॉमी का मतलब पता है, हमने अभी भी पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर हम कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज कर रहे होते हैं,
जितने भी कैरेक्टर होते हैं प्लांट में, कोई भी कैरेक्टर हो गया, रूट का कैरेक्टर हो गया, लीफ का कैरेक्टर हो गया, हर कैरेक्टर को एक कोड देते हैं कि भाई तुम्हारा ये कोड है, तुम्हारा वो कोड है। जैसे बचपन में हुआ करता ना स्कूल के अंदर, अच्छा हाउस नंबर ये, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, वो फालतू सी बकवास हुआ करती थी ना। सैटरडे संडे हम कोई तो येलो पहन के जा रहा है, कोई ब्लू पहन के जा रहा है, येलो हाउस ब्लू हाउस, तो वैसे कोड देना है ना। तो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ जाती है। वहां पर हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एक टाइम पर रीड कर सकते हैं। क्यों ना करे भाई, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीपल कैरेक्टर को मैं एक ही टाइम पर रीड कर सकती हूँ। दूसरा हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी आती है, जिसके अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइटो वर्ड हमेशा सेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर दे सकते हैं। सेल की स्ट्रक्चर देखकर, उसके अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखकर, और उसके बाद में इसको टेक्सोनॉमी मतलब उसका डिवीजन कर देते हैं। तीसरा आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी भी केमिकल वर्ड कहीं पर भी आ जाए हमेशा मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि देखो केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। केमिकल्स में भी पता है किसका, सेल के अंदर क्या केमिकल हो सकते हैं, हमारा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें। अब बताओ डीएनए आरएनए कहीं इन्वॉल्व होएगा तो उनकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी, तुम्हारी हमारी थोड़ा ना चलेगी। तो डीएनए और आरएनए को बहुत ज्यादा यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। तो केमिकल टेक्सोनॉमी के अंदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन इनके ऊपर देखा जाता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए डिवीजन किया जाता है, और कीमोटेक्सोनॉमी इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल होती है। उसके बाद चलते हैं कि भाई कुछ टर्म्स होती है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं। टर्म्स के अंदर एक आता है गेमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। देखो गेमेटोफाइट बेसिकली क्या होता है, गेमेटोफाइट कुछ भी नहीं होता। आपको मैं दो प्लांट की बॉडी दे दूं, ठीक है, दो प्लांट की, ध्यान से समझना, दो प्लांट की बॉडी है। मैंने कहा अच्छा ये बॉडी को देख के बताओ कि ये गेमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, ठीक है। बेसिकली गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट कुछ नहीं होता, उस प्लांट की बॉडी ही होती है। अब हम सब लोगों की बॉडी कैसी है, हम सब लोगों की बॉडी के अंदर जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती है वो 2n होती हैं, यानी डिप्लॉयड है, हमारी बॉडी डिप्लॉयड होती है, राइट। तो ऐसे ही हमारे प्लांट भी होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं, अगर ह्यूमन वाली भाषा में बात करूं तो कुछ प्लांट हैप्लॉयड होते हैं, कुछ प्लांट डिप्लॉयड होते हैं। तो जो हैप्लॉयड होते हैं वो गेमेटोफाइट होते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये प्लांट स्पोरोफाइट है तो या ये प्लांट गेमेटोफाइट है, कुछ भी मैं बोलूँ तो आपको समझना है इस प्लांट की बॉडी स्पोरोफाइट है, इस प्लांट की बॉडी गेमेटोफाइट है, ठीक है। इस प्लांट की बॉडी स्पोरोफाइट है, इस प्लांट की बॉडी गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट कुछ नहीं होता, हैप्लॉइड बॉडी ऑफ प्लांट होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी होता है। अब होता सब मल्टी सेलुलर ही है, ऐसा नहीं होगा कि भाई मल्टी सेलुलर नहीं होगा, यूनिसेलुलर होगा। गेमेटोफाइट है तो भी मल्टी सेलुलर। कभी कभार ये गेमेटोफाइट यूनिसेलुलर हो सकता है या कम सेल हो सकती है, बट आपको पता ही है प्लांट्स हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं जनरली, है ना। लेकिन एल्गीज जो होती हैं वो जनरली आपको मतलब यूनिसेलुलर मिलेंगी। एल्गी को छोड़कर बाकी जितने भी प्लांट यहाँ पर मिलेंगे आपको, ब्रायो से लेकर एनजीओ तक सब कुछ आपको मिलेगा मल्टी सेलुलर। और एल्गी में मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ही होती है, बट कुछ एक एल्गी होती है जो यूनिसेलुलर होती है। तो आपको ये समझ लेना कि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होगा, दोनों मल्टी सेलुलर होंगे। और ये स्पोरोफाइट कभी कभी एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या होता है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट, फाइट मतलब होता है प्लांट, स्पर्मा मतलब सीड। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड होता है, जैसे कि आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सीड होता है, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ सकता है। उसके बाद एम्ब्रियोफाइट की बात करते हैं। एम्ब्रियोफाइट क्या होता है, फाइट मतलब अगेन प्लांट होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो, है ना। ऐसे प्लांट जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, कौन हो सकता है, ब्रायोफाइट एम्ब्रियो बनाता है, टेरिडोफाइट एम्ब्रियो बनाता है। अच्छा एम्ब्रियो बनता कैसे है, तो एम्ब्रियो आपको पता है कि भाई ये एक मेल गेमीट आता है, ये फीमेल गेमीट आता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होकर इसमें एम्ब्रियो बन जाता है, राइट। तो ये जाइगोट से अपना एम्ब्रियो बन रहा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की ये प्रोसेस कहीं अधूरी रहती है और जाइगोट से एम्ब्रियो बन नहीं पाता। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। तो एल्गी हमारी एकमात्र ऐसी प्लांट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो उसमें आगे बनता नहीं है। तो वो नॉन एम्ब्रियोफाइटिक होती है, या आप बोल सकते हैं उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। जबकि एल्गी को छोड़कर जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, उनमें एम्ब्रियो बनता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में एम्ब्रियो बनता है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट ही क्या होता है, कभी कभार एज अ
स्पोरोफाइट बिहेव करने लगता है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या होती है, बॉडी होती है प्लांट की। अगर मैं प्लांट की बॉडी की स्पोरोफाइट की बात करूं तो प्लांट की बॉडी में स्पोरोफाइट कौन बिहेव कर सकता है, स्पोरोफाइट एज अ स्पोरोफाइट कौन बिहेव कर रहा है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट ने ही अपने अंदर मल्टीपल डिवीजन कर करके खुद को एम्ब्रियो बनवा लिया है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये एम्ब्रियो ही क्या करता है, एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है, मतलब उस प्लांट की बॉडी कुछ नहीं है, वो एम्ब्रियो ही है जो एज अ स्पोरोफाइट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं होता। एल्गी में क्या होता है ना कि जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता नहीं है, इसलिए इसमें जाइगोट ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है। जाइगोट ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ठीक है। तो एल्गी के अंदर जाइगोट ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है ना। और कभी भी जहां देगा स्पोरोफाइट होती है आपकी 2n सेल, और 2n सेल के अंदर हमेशा क्या होता है, डिवीजन होता है, कौन सा, मियोसिस होता है। तो आपकी 2n यानी डिप्लॉयड सेल के अंदर हमेशा मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर बनेंगे स्पोर्स, ठीक है। ये आपके स्पोर्स बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, स्पोरोफाइट होते हैं 2n और इसके अंदर होता है मियोसिस, मियोसिस होके बन जाते हैं स्पोर्स। तो 2n से n बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। हमेशा और हमेशा याद रखना है स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है। तो जनरली जितने भी प्लांट होते हैं ऑलमोस्ट सभी में एम्ब्रियो ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है। तो किसमें मियोसिस होगा, एम्ब्रियो में मियोसिस होगा। लेकिन एल्गी एकमात्र ऐसी होती है जिसमें जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता नहीं है, तो जाइगोट ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करता है, क्योंकि जाइगोट ही तो है एकमात्र 2n स्ट्रक्चर इसके अंदर जो एज अ स्पोरोफाइट बिहेव कर सकती है, क्योंकि स्पोरोफाइट भी तो 2n होता है। तो ये स्पोरोफाइट यानी ये जाइगोट अपने अंदर डिवीजन करता है, जाइगोट अपने अंदर मियोसिस करता है और मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्योंकि अपने अंदर ये मियोसिस नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा ये, है ना। तो ये अपने अंदर मियोसिस करता है और बाद में जाके ये स्पोर्स बना रहा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होता है, तो एल्गीज के अंदर होता है, क्योंकि एल्गी में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता नहीं है और जाइगोट ही एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करने लगता है और उसी में स्पोर्स बनने लगते हैं। जबकि बाकी के प्लांट में क्या होता है, बाकी के प्लांट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, क्योंकि उसमें डिवीजन चलता है, मियोसिस चलता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको क्लियर होगी। इसके बाद में आर्किगोनिएट क्या होते हैं, आर्किगोनिएट वो होते हैं जिसमें आर्किगोनियम होती है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एंथ्रीडियम, ये बेसिक्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक होता है एंथ्रीडियम, एक होता है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम वो होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है आपका, आर्किगोनियम, ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस जिस में प्रेजेंट होगा, जिस जिस प्लांट में प्रेजेंट होगा वही प्लांट आर्किगोनिएट हो जाएगा, आर्किगोनिएट हो जाएगा। जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। लेकिन आप पूछोगे कि क्या ये आर्किगोनिया उसमें एंजियोस्पर्म्स में नहीं होती, मैं बोलूंगी नहीं होती। एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया नहीं होती। आप भी आगे जाके पढ़ते हो, वहाँ पे कार्पल या पिस्टिल पढ़ते हो, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ते हो कि भाई ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरा का पूरा फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, प्लांट के अंदर। एंजियोस्पर्म्स में वहां पर कार्पल या पिस्टिल एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर आर्किगोनियम बिहेव करता है। ये आर्किगोनियम जो होती है मल्टी सेल्युलर होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। मल्टी सेल्युलर ही होगा क्योंकि सारे प्लांट्स मल्टी सेल्युलर ही है, तो उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो मल्टी सेल्युलर ही है ना। ट्रेकियोफाइट वो होते हैं, क्योंकि ट्रेकिया वर्ड जो होता है वो पाइप्स के लिए यूज होता है, बड़े बड़े पाइप जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इनके लिए यूज होता है। अगर किसी के अंदर जाइलम फ्लोएम है तो वो ट्रेकियोफाइट है, जिसमें नहीं है वो नॉन ट्रेकियोफाइट्स है या ए ट्रेकियोफाइट्स होते हैं। अब वैस्कुलर बंडल जिसके अंदर होते हैं वो किस किस में होते हैं, एल्गी में रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रायोफाइट में रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्गी वैसे ही पानी में रहती है और इतनी ज्यादा अंडर डेवलप्ड होती है कि उसमें जरूरत ही नहीं है, वो पानी के डायरेक्ट टच में है, तो उसको क्यों जाइलम की रिक्वायरमेंट है, पाइप की रिक्वायरमेंट तो उसको होगी ना जो बहुत दूर प्रेजेंट है। तो ये तो दूर है ही नहीं, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में तो जरूरत नहीं होती है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं और इनके अंदर हमें वैस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट होती है और ये जमीन पे भी होते हैं, पानी के टच में होते नहीं है, तो ये ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो फ्लावर्स को बियर करते हैं, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। एक चीज आपको यहाँ पर बहुत कॉमन दिखेगी, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। आपको देखना है गैमेटोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट क्या करता है। गैमेटोफाइट होता है वो जो हैप्लॉइड होता है ऑलरेडी, स्पोरोफाइट होता है वो जो डिप्लॉइड होता है ऑलरेडी, ये मैंने आपको बता दिया। गैमेटोफाइट में चाह कर भी आप मियोसिस कभी नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा माइटोसिस हो जाएगा। क्या माइटोसिस होगा, क्या बनेंगे गैमेटोफाइट से। अगर मान लो एक प्लांट की बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गैमीट बनाते हैं। देखिए नाम में देखिए, फाइट का मतलब होता है प्लांट,
फाइट वर्ड कहीं पे भी आए मतलब समझो प्लांट। इस फाइट के आगे लगा हुआ है गैमीटो, तो ऐसे प्लांट जो कि गैमीट बनाएंगे वो हो जाएंगे गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट पार्ट जो होता है वो हमेशा गैमीट बनाता है, तो इससे हमेशा गैमीट बन जाएंगे आपके माइटोसिस के जरिए, क्योंकि एन वाले हैप्लॉइड सेल में तो कभी मियोसिस हो ही नहीं सकता, तो इसके अंदर आपके बन जाएंगे गैमीट्स। ये गैमीट्स का काम हमेशा होता है कि भाई दोनों एक दूसरे को देखते ही इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जाके फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट बन जाता है। अब एल्गी होगी तो जाइगोट ही एज ए स्पोरोफाइट बिहेव करने लगेगा, अगर एल्गी नहीं है बाकी के प्लांट्स तो उसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आगे जाके स्पोरोफाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जाइगोट से फिर क्या, जाइगोट या तो जाइगोट ही स्पोरोफाइट की तरह बिहेव करेगा या जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो एज ए स्पोरोफाइट बिहेव करेगा, तो ये स्पोरोफाइट बन गया। अब ये स्पोरोफाइट का काम होता है कि भाई मैं तो 2n सेल हूं, मैं तो मियोसिस करूंगा, मियोसिस करता है और इसका मतलब होता है कि भाई ये स्पोरोफाइट है, नाम देखो स्पोरोफाइट, फाइट मतलब अगेन प्लांट, स्पोरो का मतलब स्पोर्स, ऐसे प्लांट जो स्पोर्स बियर करते हैं, स्पोर्स उनके अंदर होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। तो ये स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, 4 स्पोर बनाएगा, क्योंकि एक मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं और एक माइटोसिस से 2 सेल्स बनती हैं। तो जब यहाँ माइटोसिस हुआ गैमीटोफाइट में तो 2 गैमीट्स बन गए, फ्यूज हो गए। अब उसके बाद में स्पोरोफाइट जो होगा इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होकर 4 स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये स्पोर का काम होता है, स्पोर कभी भी आपके पास सामने आए तो स्पोर का काम सिर्फ एक ही होता है, पूरी बायो में ही स्पोर का काम एक होता है, नॉट इन इवन प्लांट किंगडम, पूरी बायो में सिर्फ एक ही काम होता है कि ये स्पोर आएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। अब स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, स्पोर खुद हैप्लॉइड है, वो जर्मिनेट होगा, भाई जैसा बीज बोगे वैसे तो फल मिलेगा ना, आम का बीज लगा तो आम का ही पेड़ आएगा ना, थोड़ी ना कुछ कैरी मतलब थोड़ी ना कुछ और कुछ लग जाएगा, है ना। तो स्पोर अगर तुमने लगाया है तो स्पोर वाली बड़ी बॉडी बनेगी, स्पोर छोटा सा था अब जर्मिनेट हो जाएगा तो बड़ा बॉडी बन जाएगा, वो बड़ा बॉडी भी हैप्लॉइड तो बनेगा, थोड़ी ना डिप्लॉइड बन जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाता है, बड़ी बॉडी बन जाता है, और ये बड़ी बॉडी भी हैप्लॉइड ही होती है, छोटे से बड़ा हो गया बेसिकली, तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर ये क्या बनाता है, हैप्लॉइड बॉडी, और अगेन हैप्लॉइड बॉडी को हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं। तो हैप्लॉइड बॉडी होती है गैमीटोफाइट, समझ में आ गया। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर, एक बात और याद रखेंगे कि कोई भी प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर गैमीटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्पोरोफाइट कितना ज्यादा यहाँ पर मतलब स्पोरोफाइट यहाँ पर कितना ज्यादा डोमिनेंट है या गैमीटोफाइट कितना ज्यादा डोमिनेंट है, कौन दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक प्लांट के पास में गैमीटोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट भी होगा, किसी किसी प्लांट में गैमीटोफाइट ज्यादा उभर के आएगा क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, किसी किसी प्लांट में स्पोरोफाइट ज्यादा उभर के आएगा क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। और अब आपको एक चीज याद रखनी है, एल्गी से लेकर, जैसे आपके पास में एल्गी होती है ना, फिर उसके बाद में ब्रायो होता है, फिर टेरिडो होता है, उसके बाद में फिर जिम्नो होता है और एनजियो होता है। तो ये पूरा रूटीन मतलब पूरा ये चलता है, 5 तरीके के प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो आपको होता है एल्गी सबसे प्रिमिटिव है और एनजियो सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं। तो प्रिमिटिव टू एडवांस जब अपन जाते हैं तो हमेशा एडवांस कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में 2 ही कैरेक्टर है, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, इन दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई चलती है कि मैं तुम्हें बता दूं, गैमेटोफाइट हमेशा प्रिमिटिव होता है और स्पोरोफाइट हमेशा एडवांस होता है। तो ये जितना प्लांट हमारा एडवांस होता जाएगा उसके अंदर स्पोरोफाइट आता जाएगा, और जितना प्रिमिटिव होगा उसमें गैमेटोफाइट उतना ज्यादा प्रभावी होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारी जो एल्गी होगी, अगर आप एल्गी की बात करो तो एल्गी की बॉडी कैसी होती है, अगर आप एल्गी की बॉडी देखोगे तो कैसी होती है, थैलस जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोई रूट स्टेम कुछ लीफ नहीं होता, पानी के टच में रहती है ना, ग्रीन कलर की होती है, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। बट ये जो एल्गी होती है इसकी बॉडी जो सामने से दिख रही है ये है क्या, ये गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, क्योंकि मैम अभी तो आपने कहा कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही एक प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है, बट गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट दोनों में से कौन ज्यादा प्रभावी है, कौन ज्यादा डोमिनेंट है, वो हमें डिसाइड करना है। तो हमेशा याद रखना कि एल्गी है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में प्रिमिटिव कैरेक्टर ही आएंगे, और प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन है, गैमेटोफाइट। तो एल्गी में हमेशा आपको गैमेटोफाइट दिखने को मिलेगा ज्यादा प्रभावी, और स्पोरोफाइट मिलेगा कम प्रभावी और कम डेवलप्ड मिलेगा। और स्पोरोफाइट हमेशा, क्योंकि कम डेवलप्ड है, छोटा सा बच्चा है, इसलिए वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उससे खाना मांगता है। तो ये 1-2 लाइन है जो आके आप पूरे चैप्टर में चलती रहती हैं। एक तो क्या, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का काम, दूसरा गैमेटोफाइट इसमें प्रभावी है या स्पोरोफाइट इसमें प्रभावी है, इसका गैमेटोफाइट कैसा है, इसका स्पोरोफाइट कैसा है, दोनों देखने पड़ते हैं। तो अगर मैं एल्गी पढ़ाऊंगी तो भी मैं आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बारे में बताऊंगी, मैं ब्रायोफाइट बताऊंगी तो भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बारे में बताऊंगी, टेरिडोफाइट बताऊंगी तो भी दोनों के बारे में बताऊंगी। तो ये है कि आपको सबके बारे में, दोनों के बारे में हर प्लांट के अंदर पढ़ना है। तो एल्गी में हमेशा गैमेटोफाइट ज्यादा प्रभावी मिलेगा और स्पोरोफाइट कम प्रभावी मिलेगा। मेन बॉडी इसकी गैमेटोफाइट होगी और लेस डोमिनेंट इसका स्पोरोफाइट होगा।
फिर ब्रायोफाइट में थोड़ा सा आगे जाओगे तो ब्रायोफाइट में इतना भी ज्यादा डेवलप नहीं हो गया कि भाई इसमें गेमेटोफाइट के बजाय अचानक से स्पोरोफाइट डेवलप हो जाए। तो ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट ही क्या होता है, ज्यादा प्रभावी बॉडी होती है, और स्पोरोफाइट थोड़ा सा लेस प्रभावी होता है और उससे अटैच्ड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है गेमेटोफाइट के लिए। फिर टेरिडोफाइट क्योंकि बीच का होता है तो ये कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं स्पोरोफाइट बनूं या गेमेटोफाइट बनूं। तो टेरिडोफाइट ऐसा करता है कि भाई ऐसा कहता है कि भाई मेरे पास वैसे भी प्लांट के अंदर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ, मैं ना तो इसको प्रभावी करूंगा ना इसको प्रभावी करूंगा। ये तो को डोमिनेंस कर लेता है कि गेमेटोफाइट अपने काम से काम रखे और स्पोरोफाइट अपने काम से काम रखे, कोई किसी से ऊपर नहीं है, एकदम बराबर है ना, आगे रहियो ना पीछे रहियो, बस मेरा रहियो, संग रहियो, है ना, वो वाला गाना यहाँ पे लगता है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जो होता है ना, ये दोनों ही गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही एक लेवल पे रहते हैं, कोई इससे ऊपर नहीं रहता है। फिर आती है जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की बारी। अब ये तो भाई महान दिग्गज है। जिम्नोस्पर्म ऑलमोस्ट वैसे एडवांस्ड ही है, लेकिन एंजियोस्पर्म और ज्यादा एडवांस है। तो एडवांस के अंदर हमेशा स्पोरोफाइट ज्यादा आएगा। तो एडवांस में क्या होता है ना, स्पोरोफाइट ऊपर आ जाता है, गेमेटोफाइट फिर से नीचे आता है। तो इसकी बॉडी अगर आप देखोगे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की, तो इनकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है, और मतलब इनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, और ये गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। समझ पा रहे हो? तो जो के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, और जो मोर डोमिनेंट है नहीं होगा, स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेंट है भाई, वो अपने आप खाना खुद से बना सकता है, दैट्स इट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में लगा रहता है, और इसी कॉन्सेप्ट को ऐसा वाहियात तरीके से इस एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि दिमाग का दही हो जाता है। तो मेरा भी दही हो जाता है, लेकिन फिर बाद में मैंने ये नोट्स बना लिए, जो नोट्स मेरे तो बहुत यूजफुल रहते हैं जब भी मैं खुद पढ़ती हूँ और जब भी मैं पढ़ाती हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आपको ये नोट्स का पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ना मैंने एक चार्ट बनाया है। चार्ट में मैंने ये लिखा है कि भाई एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म में हम डोमिनेंट फेज लिख लेते हैं इनकी बॉडी का, कि ये गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है या स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट फेज लिख देते हैं। जो डोमिनेंट फेज होगा वो भी लिख लेंगे, और डोमिनेंट के अलावा जो अदर फेज होगा वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हैबिटाट की बात करते हैं। एल्गी सारी एक्वेटिक होती हैं, मतलब जनरली पानी में रहती हैं। ब्रायोफाइट पहली बार जमीन पे आ तो गए थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से जमीन पे नहीं आए थे, इसलिए उनको एम्फीबियंस कहते हैं। टेरिडोफाइट जो थे ना, वो पूरी तरीके फुली टेरेस्ट्रियल हो गए थे, सक्सेसफुली जमीन पे आ चुके थे, है ना। उसके बाद जिम्नो और एंजियो तो जैसे जमीन पे ही होते, पानी में नहीं होते। अब बात करते हैं इनकी बॉडी के फेजेस की, इनके लाइफ साइकिल में जो दो फेजेस चलते हैं ना, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसकी बात करते हैं। तो ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, हम एल्गी के ऊपर है, एल्गी से एंजियो तक जाते जाते मेरा हाथ का लेवल देखते जाना कैसे होता रहता है। मैं एल्गी की बात करूं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, आपको क्या करना है, गैमेटोफाइट ऊपर उठाना है, स्पोरोफाइट नीचे रखना है। मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो भी आपको ऐसे ही रखना है, गैमेटोफाइट ऊपर, स्पोरोफाइट नीचे। मैं टेरिडोफाइट की बात करूं तो आपको दोनों ऊपर ले आना है। अब मैं बात करती हूँ जिम्नोस्पर्म की, तो स्पोरोफाइट ऊपर, और एंजियोस्पर्म की स्पोरोफाइट ऊपर। तो समझ पा रहे हो, पिछले टेरिडोफाइट बीच में है, टेरिडोफाइट के मतलब लेफ्ट साइड में जो दो थे एल्गी और ब्रायोफाइट, उनके अंदर गैमेटोफाइट ऊपर था, है ना। टेरिडोफाइट के राइट साइड में जो दोनों थे उनमें स्पोरोफाइट ऊपर था। खाली टेरिडोफाइट है जिसके अंदर दोनों ही इक्वल रहते हैं और दोनों ही फ्री लिविंग रहते हैं, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही फ्री लिविंग रहते हैं। जहां पर जो ज्यादा डोमिनेंट होगा ना, वो ज्यादा हमेशा फ्री लिविंग होगा, और जो रिसेसिव होगा या जो अदर फेज होगी उसकी ना, वो हमेशा इस डोमिनेंट के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डोमिनेंट फेज की। एल्गी के अंदर डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है, मतलब इसकी मेन बॉडी गैमेटोफाइट होती है। जो भी आप इसकी बॉडी देखते हैं ना सामने से जो देखने को मिलती है वो गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट की मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट के अंदर आपको स्पोरोफाइट, बेसिकली बोलने के लिए हम बोलते हैं कि स्पोरोफाइट है, हालांकि इसका गैमेटोफाइट भी क्या होता है, फ्री लिविंग ही होता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इसका वैसे डोमिनेंट फेज मानते हैं, और जिम्नो एंजियोस्पर्म में तो कोई नो डाउट कि स्पोरोफाइट ही उनका होता है ना। अब गैमेटोफाइट दिखता कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। गैमेटोफाइट क्योंकि इसकी मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी कैसी दिखती है, सामने से देख लो। एल्गी कैसी दिखती है, सामने से थैलॉइड दिखती है। थैलॉइड का मतलब भाई इसमें कोई रूट, लीफ, स्टेम कुछ नहीं है, और साथ में वो यूनिसेल्युलर, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मतलब गैमेटोफाइट एक ऐसी जगह है जहां पर गैमीट बन रहे होंगे, और स्पोरोफाइट ऐसी जगह है जहां पर स्पोर्स बन रहे होंगे, राइट। गैमेटोफाइट में गैमीट बनेंगे। गैमीट कौन बनाता है, सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं। तो गैमेटोफाइट के अंदर ही हमेशा सेक्स ऑर्गन होंगे। सेक्स ऑर्गन्स हमेशा कहाँ में देखने को मिलेंगे, गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पर ये थैलॉइड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट एज अ थैलॉइड होता है। ये मान लो इसकी एल्गी की बॉडी है, ये थैलॉइड है। इस एल्गी की बॉडी गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसलिए इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या बनाएंगे,
मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनाएंगे। ये सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, तो आपको बोलना है एल्गी, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव है इसलिए ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। मतलब अगर मैं ये मेल सेक्स ऑर्गन बनाती हूँ तो इसके ऊपर कोई जैकेट नहीं होगी, इसे खुला पड़ा है बिल्कुल, है ना। फीमेल भी ऐसे खुली ही पड़ी है, इसके ऊपर कोई जैकेट प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि आप एक ग्रीन एल्गी की बात करते हैं ना, कारा की, कारा के अंदर बस ये खास बात होती है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वो जैकेटेड होते हैं, ऐसे जैकेट लगी हुई होती है इनके चारों तरफ, कवरिंग लगी हुई होती है, ठीक है। लेकिन बाकी की एल्गीज के अंदर सब में नॉन जैकेटेड होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना। और क्योंकि अब ये एल्गी है तो ग्रीन कलर की होगी, तो ऑब्वियसली बात है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज तो हमेशा फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग कब हो सकता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करे, खुद का खाना खुद से बनाए, उसको कोई खाना ना दे, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ऐसी ब्रायोफाइट में बात करें तो ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइट होती है। फ्री लिविंग होता है ये हमेशा, क्योंकि गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, फ्री लिविंग होगा। फ्री लिविंग क्यों होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो एल्गी से ब्रायोफाइट में क्योंकि एक मॉडल नया आया ना, तो क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा कि इसकी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इसके सेक्स ऑर्गन कुछ ऐसे मिलेंगे और इसकी चारों तरफ जैकेट प्रेजेंट होगी, और इसके सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर नहीं होंगे, मल्टीसेल्युलर होंगे। ले गई यूनिसेल्युलर स्टेज, कौन ले गई, एल्गी ले गई। ये बात हमेशा याद रखेंगे, सेक्स ऑर्गन्स में यूनिसेल्युलर स्टेज कौन ले जाता है, एल्गी। उसके बाद में एल्गी के बाद में जितने भी आते हैं ना उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स कभी भी यूनिसेलुलर देखने को नहीं मिलेंगे, मल्टीसेलुलर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके पास में जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम मेल होता है, आर्किगोनियम फीमेल होता है। टेरिडोफाइट की बात करें तो ये आपके पास में फर्स्ट सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल होते हैं और उनका मेन बॉडी डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्योंकि मेन बॉडी है तो वो फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर इसके बाद में जिम्नोरेंजियो की बात करें तो इनमें भी फ्री लिविंग होता है। स्पोरोफाइट इनकी मेन बॉडी होती है, फ्री लिविंग होगा और ये अपना क्या करेगा, आराम से मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। और अगर इसके स्पोरोफाइट को देखें अपन, मतलब सामने से जो आपको प्लांट दिखता है ना, आप अपने आसपास कितने भी प्लांट देखते हुए एंजियोस्पर्म्स होते हैं, अगर आप जिम्नोस्पर्म को भी देखो, एंजियोस्पर्म को भी देखो, जो सामने से देखने पर मिलता है ना वो उसकी मेन प्लांट बॉडी है, वो उसकी लाइफ साइकिल का मेन डोमिनेंट फेज होता है। तो वो जो सामने से प्लांट दिख रहा है ना वो कुछ नहीं है, वो स्पोरोफाइट ही है। अब तुम देख लो, तुमसे कोई पूछो वो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बताओ तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। यही मैं पूछ लूं बताओ इस पेड़ का स्ट्रक्चर क्या था, तुम बताओगे अच्छा इसमें तना है, इसमें ये रूट है, इसमें ये है, तो बता दोगे ना। वैसे तो वो स्पोरोफाइट ही तो है, तो बता दो स्पोरोफाइट कैसा दिखता है भाई। स्पोरोफाइट में रूट है, स्पोरोफाइट में लीफ है, स्पोरोफाइट में स्टेम है, कुछ नहीं है स्पोरोफाइट, उसकी मेन बॉडी को स्पोरोफाइट कह रहे हैं। तो जो भी इसमें डोमिनेंट फेज होता है ना वो उसकी मेन बॉडी ही होती है। अदर फेज होता है ना वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो उसकी डोमिनेंट नहीं है। तो वो डोमिनेंट नहीं तो वो दिखेगा कैसे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही दिखते हैं हमेशा, रिसेसिव तो दिखते ही नहीं है। तो अदर कैरेक्टर्स, अदर फेज हमें दिखेगा नहीं। तो एल्गी में अदर फेज कौन होगा, गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है तो अदर कौन बच गया, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट अदर होगा। ये स्पोरोफाइट यूनिसेल्युलर होगा, यहाँ मल्टीसेल्युलर नहीं होता है। जनरली सभी का स्पोरोफाइट मल्टीसेल्युलर ही होता है, लेकिन यूनिसेल्युलर एल्गी है ना, एल्गी में तो सब चीजें यूनिसेल्युलर ही होती है। तो ले गई यूनिसेलुलर स्टेज कौन ले गई, एल्गी ले गई। तो स्पोरोफाइट यहाँ का यूनिसेलुलर होता है, इसके अलावा आपको कहीं पर स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर देखने को नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइट में देखिए स्पोरोफाइट जो होता है ना वो क्या होता है, अदर फेज होता है। अब अदर फेज है तो डोमिनेंट फेज के डिपेंड रहेगा क्योंकि खुद से खाना तो बना नहीं सकता, तो डिपेंड करता है ये गैमेटोफाइट के ऊपर। अगर इस स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो इसकी स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती है, फूड, सीटा, कैप्सूल। क्योंकि स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर बनाना, तो स्पोर बनाने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। स्पोर बनते हैं कैप्सूल के अंदर, तो फूड, सीटा, कैप्सूल, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं और स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल के अंदर। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, इसके स्पोरोफाइट की जब स्ट्रक्चर देखते हो तो वो ऐसे फोलियोस टाइप की होती है। मतलब उसकी जो बॉडी होती है ना स्पोरोफाइट की, उसके अंदर राइजॉइड जैसी स्ट्रक्चर आती है, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने लगती है। कंप्लीटली रूट नहीं है, छोटे छोटे बस आगे जैसे राइजॉइड होने लगते हैं, है ना। टेरिडोफाइट में देखेंगे तो गैमेटोफाइट इसकी मेन बॉडी मतलब अदर फेज होता है, और अदर फेज भी इसका फ्री लिविंग ही होता है, कभी डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि टेरिडोफाइट तो बीच की फेज है ना, दोनों इक्वली रहते हैं। तो गैमेटोफाइट भी यहाँ पर फ्री लिविंग रहता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मल्टीसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स इसके पास होते हैं। रूट, लीफ, स्टेम सब कुछ आ जाता है टेरिडोफाइट में, है ना। ब्रायोफाइट में तो पूरा आता नहीं रूट, लीफ, स्टेम, लेकिन इनमें आ जाता है। इसके अलावा जिम्नोरेंजियो की बात करें तो जिम्नोरेंजियो में तो पता ही है तुम्हें गैमेटोफाइट होता है अदर फेज, और स्पोरोफाइट इतना डोमिनेंट होगा तो गैमेटोफाइट तो नीचे ही आएगा। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि गैमेटोफाइट नीचे आता है, लेफ्ट डोमिनेंट है, इतना दिखता नहीं है, तो इसलिए गैमेटोफाइट हमेशा यूनिसेलुलर तो नहीं होगा, लेकिन वो फ्यू सेल्ड होगा, मतलब उसमें कम सेल्स होंगी। जबकि यहाँ पर तो इसका अदर फेज एकदम ही यूनिसेलुलर था, लेकिन जिम्नोरेंजियो में इनका अदर फेज एकदम से यूनिसेलुलर नहीं हुआ है,
लेकिन इसमें उतनी सेल्स भी नहीं है, फ्यू सेल है, बहुत कम सेल है, तो ये हाईली रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हाईली रिड्यूस होता है, इसे स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है और फ्री लिविंग नहीं होता है, है ना। इसके अलावा वैस्कुलर बंडल की बात करें तो आपको पता है एल्गी में जरूरत नहीं है वैस्कुलर बंडल की, ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन जाइलम में ट्रेकिड होती है, वेसल्स नहीं होती हैं। ट्रेकिड होती है, वेसल्स नहीं होती। वेसल एक एडवांस कैरेक्टर होता है जो कि एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, जिम्नो में भी नहीं मिलता, है ना। फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है फ्लोएम के अंदर, तो फ्लोएम के अंदर इसमें दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पर आपके जाइलम के अंदर ट्रेकेट्स मिलती हैं और बाकी की चीजें नहीं मिलती हैं, और एंजियोस्पर्म में सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि देखो सभी के अंदर अपने अपने स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं, एल्गी से लेके एंजियो तक सभी में अपने अपने स्पोरोफाइट हैं। किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, किसी में अदर फेज है, वो अलग बात है, लेकिन है तो सही सब में स्पोरोफाइट। और किसी में स्पोरोफाइट है तो वो स्पोर भी बनाएगा। वो स्पोर बनेंगे कैसे, देखो स्पोर्स जो होते हैं ना वो आगे जाके बना क्या रहे हैं, वो स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट ही तो बना रहा है ना पूरा, क्योंकि स्पोर खुद हैप्लॉइड है, वो जर्मिनेट हो रहा है तो वो हैप्लॉइड बॉडी तो बनाएगा, और हैप्लॉइड बॉडी तो गैमेटोफाइट होती है प्लांट में, तो ये स्पोर गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, अब ये स्पोर अलग अलग हो सकते हैं आपके, वो दिखने में सेम भी हो सकते हैं, दिखने में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर वो दिखने में सेम होते हैं तो वो होमोस्पोरस हो जाएंगे, दिखने में डिफरेंट होते हैं वो हेटेरोस्पोरस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि भाई किसमें होमोस्पोरस होता है, किसमें हेटेरोस्पोरस होता है। एल्गी में होमो होगा, ब्रायो में होमो होगा, और आपके टेरिडो से लेकर एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस होगा। टेरिडो में होमो भी होता है लेकिन मोस्ट हेटेरो ही होता है, ठीक, सॉरी मोस्टली होमो ही होता है, हेटेरो इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन जिम्नो और एंजियो में हेटेरो देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद में अपन बात करें भाई जिम्नो और एंजियो के अंदर बात करें तो ये स्पोर्स जो होते हैं ना वो आगे जाके गेमेटोफाइट बनाते हैं। ये मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, तो जिम्नो में मेल गेमेटोफाइट को पॉलिन कहते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट को पॉलिन कहते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट क्या बना रहा है, गैमीट बना रहा है। गैमीट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन्स होने जरूरी है, तो गैमेटोफाइट पे ही हमेशा आपको सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे। स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। स्पोर बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या मिलेंगे उसके, स्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, कि स्पोर जर्मिनेट होगा, गैमेटोफाइट ही तो बनाता है आगे जाके, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मान लो कि मैंने कहा कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होंगे, गैमीट बनेंगे। अब गैमीट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए। अब मान लो मैं किसी का गैमेटोफाइट बनाती हूँ, इस गैमेटोफाइट में मैं गैमीट बनाना चाहती हूँ, तो गैमीट्स बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन्स चाहिए होंगे ना। अगर मान लो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये दोनों एक ही जगह के ऊपर है आपके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे थैलस भी हो सकते हैं कि भाई मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पे हो, तो वहां से दोनों टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भाई फीमेल का अलग थैलस हो जिसके अंदर फीमेल के गैमीट्स बन रहे, किसी में मेल का अलग हो तो मेल के अलग बन सकते हैं, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो आपको पता है कि एक थैलस में मेल फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और ये आपके थैलस कैसे हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने अपने गैमीट अपने अलग अलग बॉडी में बना रहे हैं। यही तो होता है ना गैमेटोफाइट, राइट। आगे बात करते हैं अब धीरे धीरे करके, हमने अभी बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, अब अपन बात करते हैं एल्गी से लेकर पूरा एंजियोस्पर्म्स तक। एल्गी की बात करें तो आपको पता है एल्गी, देखो प्लांट सारे के सारे यूकेरियोट्स है ना, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मल्टी सेलुलर होती है वैसे तो एल्गी, है ना, और इसकी बॉडी थैलॉइड होती है। देखो एल्गी खुद मल्टी सेलुलर है, लेकिन एल्गी की जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है और ये थैलॉइड होता है। रहता कहाँ है, पानी में रहता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एल्गी पानी में देखा है हमने आज तक कोई, है ना। उसके बाद अलावा पानी के अंदर वो कहाँ पे रह सकता है, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं, बस अपन रिविजन के हिसाब से देखते हैं। ये इतना थोड़ा सा डीप में चला गया, अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, हालांकि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अनयूजुअल हैबिटाट्स होते हैं, कहीं पर भी मिल सकती है, जमीन पे भी मिल सकती है, फंजाई के साथ में आपने देखा है एल्गी ने कितने सारे बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो लाइकेन बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा स्नो में भी हो सकती है, बर्फ में भी मिल सकती है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकती है, स्लॉथ बियर के ऊपर भी मिल सकती है। तो एल्गी बहुत अनयूजुअल हैबिटाट्स में रहती है। एल्गी मतलब एल्गी की हमने इतनी बात करी, लेकिन एक और चीज होती है कि आपसे पूछ रहा था क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम का। प्लांट के अंदर जो जितने भी प्लांट्स हैं इनको हमने डिवाइड किया क्रिप्टो और फेनेरो के अंदर। क्रिप्टोगेम वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते, और फेनेरोगेम वो होते हैं जिनमें सीड बनते हैं। देखो सीड जिनके अंदर नहीं बनते हैं वो कौन होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। जिनमें सीड बनते हैं वो होते हैं जिम्नो और एंजियो। तो फेनेरोगेम कौन होंगे, जिम्नो और एंजियो। क्रिप्टोगेम कौन होंगे, एल्गी से लेकर टेरिडोफाइट तक। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आ जाएगा। थैलस आपको समझाई दिया मैंने क्या होता है। अब एल्गी की बात करें तो एल्गी जो होती है ना वो क्रिप्टोगेम होती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये सीड नहीं बनाते, ऑब्वियस बात है क्रिप्टोगेम है। ये नॉन वैस्कुलर है, इसमें वैस्कुलर बंडल भी नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं बनाती क्योंकि जाइगोट तक ही सीमित रह जाती है।
जाइगोट इसका आगे जाके कभी एम्ब्रियो बना है क्या एल्गी के अंदर? नहीं बना ना। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता ही नहीं तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइट हो जाएगी, एम्ब्रियोफाइट नहीं है ये। डोमिनेंट फेज इसका गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट इसका अदर फेज होता है। और स्पोरोफाइट दिखता कैसा है? स्पोरोफाइट एज ए स्पोरोफाइट इसमें कौन बिहेव करता है? जाइगोट ही तो करेगा ना, क्योंकि जाइगोट ही तो है इसमें एकमात्र 2n स्टेज, और स्पोरोफाइट तो वैसे भी 2n ही होते हैं, तो इसमें जाइगोट ही एज ए स्पोरोफाइट बिहेव करेगा। और जाइगोट के अंदर ही क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है और आगे जाके स्पोर्स बन जाते हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये हो जाता है आपका एल्गी के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी हो सकता है, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। तो मैंने कहा ना, एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है, लेकिन इसके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर ही होते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में ये मोटाइल होती है और क्लोरेला के अंदर नॉन मोटाइल होती है। यूनिसेलर कॉलोनियल की बात करें तो वॉल्वॉक्स का आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी के अंदर देखोगे गोल गोल सा दिखता है, तो फुटबॉल की तरह याद रख लो कि वॉल्वॉक्स जो होता है ना वो आपका कॉलोनी बनाता है, ऐसे कॉलोनी गोल गोल में बनती है, ठीक है। तो ये मोटाइल होता है क्योंकि इसमें प्लेजिला प्रेजेंट होती है। मल्टीसेल्युलर की बात करें तो स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्युलर होती है, यूलोथ्रिक्स मल्टीसेल्युलर होती है। तो यूनिसेल्युलर एल्गी कौन सी है? क्लोरेला होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लोरेला मोटाइल नॉन मोटाइल होता है, क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई ये देखो 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है एल्गी। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने भी क्या नया बता दिया, ये तो 3 ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं दुनिया में, तो ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन करती हैं। 3 टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर एल्गी जो होती है वेजिटेटिव के अंदर क्या करती है? बाइनरी फिजन कर सकती है या फिर ये फ्रेगमेंटेशन कर सकती है। देखो बाइनरी फिजन का मतलब भी ये होता है कि बॉडी 2 हिस्सों में टूट गई, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है बॉडी के फ्रेगमेंट्स बन गए। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बाइनरी फिजन यूनिसेल्युलर के अंदर होता है और आपका जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टीसेल्युलर के अंदर होता है, ठीक है। तो मल्टीसेल्युलर में हमेशा फ्रेगमेंटेशन होगा और यूनिसेल्युलर में हमेशा बाइनरी फिजन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो जू स्पोर के थ्रू होता है यहाँ पर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और वो जू स्पोर यहाँ पर होते हैं। जू स्पोर आपको पता है एंडोजीनस होते हैं, ठीक है, और ये मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं ये। और बहुत ही कॉमन टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एल्गी के अंदर। ये एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जू स्पोर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ये क्या करता है? मोटाइल भी होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का एसेक्सुअल स्पोर होता है एल्गी के अंदर। सबसे ज्यादा कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो एक ही फंडा है, गैमीट ले आओ, मेल फीमेल दोनों को फ्यूज करा दो, जाइगोट बना दो, यही होता है। अब वो मेल और फीमेल गैमीट कैसे दिखते हैं उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अगर दोनों गैमीट्स बिल्कुल एक्टली सेम आइडेंटिकल दिखते हैं तो वो आइसोगेमीट्स हो जाएंगे। दोनों अगर अलग अलग दिखते तो एन आइसोगेमस हो जाएंगे। और अगर मान लो एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है तो वो ऊ गेमस हो जाएगा। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, ऊ से याद रखती हूँ ऊ गेमस, ठीक है। तो एक छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, या ऊ गेमस हो जाते हैं। और एन आइसोगेमस में क्या होता है ना कि एक छोटा आपके पास में एक ये मान लेते हैं कि फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट कुछ ऐसा है, तो इनकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होती है, हालांकि साइज भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ओगेमस हो जाते हैं। आइसोगेमस में आपको पता है बिल्कुल सिमिलर होंगे, सेम ही शेप का और सेम ही साइज का होगा। अब देखो अगर मान लो ऐसे आइसोगेमस गेमीट्स हो इनके पास में जिनके ऊपर फ्लेजिला नहीं लगा हुआ, कि ये गेमीट्स आपस में, ये गेमीट्स जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्लेजिला नहीं है, मोटाइल नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल हो जाएंगे और नॉन फ्लेजिलेटेड हो जाएंगे, है ना। और ये कहाँ पे मिलता है? स्पाइरोगायरा के अंदर। और ये आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पाइरोगायरा जो मल्टीसेलुलर एल्गी होती है उसमें किस तरीके के गैमीट्स मिलते हैं। बोलेंगे आइसोगेमीट्स मिलते हैं और फ्लेजिलेटेड नॉन फ्लेजिलेटेड मिलते हैं। आइसोगेमीट्स एंड नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स किसमें मिलते हैं? स्पाइरोगायरा में मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्लेजिलेटेड और मोटाइल की बात करूं तो ये किसमें मिलेंगे? आपकी क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज, क्लेडोफोरा, इनमें, है ना। ये याद नहीं रखो चलेगा, लेकिन ये स्पाइरोगायरा का वाला याद रख लेना, रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। एंड आइसोगेमस के अंदर देखेंगे कि जो भी क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमस भी मिलता है, एन आइसोगेमस भी मिलता है, ओगेमस में भी मिलता है, ठीक है। तो एन आइसोगेमस में भी ये आपका मिल जाएगा। इसके अलावा यूडोरिना के अंदर, ये याद नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा देख लो इसको। ऊगेमस में बात करें तो ऊगेमस थोड़ा सा याद रखना है आपको कि आपके पास में फ्लेजिलेटेड जो गैमीट्स होते हैं, जो ऊगेमस होता है, वॉल्वॉक्स के अंदर मिलता है और फ्यूकस में मिलता है। इसीलिए बोला ना वॉल्वॉक्स जो होती है ना मोटाइल होती है, फ्यूकस में भी मोटाइल होते हैं गैमीट्स, ठीक है। तो ये मोटाइल होंगे तो चल के अपने आप ही फ्यूजन कर लेंगे, ठीक है। और रेड एल्गी जो होती है ना ये नॉन मोटाइल होती है और ये ऊगेमी शो करती है। ऊगेमस होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि ऊगेमस जो कि नॉन मोटाइल है या नॉन फ्लेजिलेटेड है वो किसमें मिलता है? रेड एल्गी में। अब रेड एल्गी डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, ते तो पागल नहीं है वो, तुमसे एग्जांपल्स पूछेंगे, है ना। तो एग्जांपल्स भी अपन कर लेंगे। इसके अलावा अपने पास में देखो सारे जो हमारी एल्गी है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, मैंने इनको टेबल
फॉर्म के अंदर लिख दिया है यहाँ पर। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, पियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। हैबिटेट की बात करें, सबसे पहले रहती कहाँ है, तो भाई देखो ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती हैं ग्रीन एल्गी, और कुछ होती है मरीन वाटर में रहती हैं, जबकि फियोफाइसी रोडोफाइसी जो होती है वो मोस्टली मरीन में रहती है और कुछ होती है वो फ्रेश में रहती है। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, उल्टा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों मिलती हैं, जबकि फियोफाइसी रोडोफाइसी के अंदर ऐसा होता है कि भाई ये ज्यादातर मल्टीसेलुलर मिलती है ना, और रोडोफाइसी के अंदर भी मोस्टली मल्टीसेलुलर मिलती है, बहुत ही कम होती है जो यूनिसेलुलर होती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल वैसे एल्गी की सेल वॉल जो होती है ना वो सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मेनोन्स की, ये इसकी बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, है ना, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। और क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है कि भाई दो वॉल्स होती हैं, यहाँ पर सेल्यूलोज की भी बनी हुई होती है, पेक्टोज की भी बनी हुई होती है। तो इसकी सेल वॉल जो होती है ना वो सेल्यूलोज की और पेक्टोज की दोनों की बनी हुई होती है, और इसकी वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो नॉन सल्फेटेड एस्टर से बनती है और सेल्यूलोज से बनती है। तो सेल्यूलोज तो सब में होगा क्योंकि है तो ये प्लांट ही ना, प्लांट किंगडम ही तो है, तो प्लांट में तो सेल्यूलोज तो होगा ही, लेकिन इसमें नॉन सल्फेटेड एस्टर्स होते हैं। नॉन सल्फेटेड एस्टर का मतलब क्या है, फाइकोकोलॉइड्स होते हैं, और वो फाइकोकोलॉइड का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है, एल्गीन होता है। तो ये एल्गीन सेल्यूलोज के साथ में प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई इसका ये जो रोडोफाइसी होती है, रोडोफाइसी में क्या होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर ये होते ही हैं, और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोज प्लस सल्फेटेड एस्टर्स होते हैं। सल्फेटेड एस्टर्स मतलब हाइड्रोक्लोइड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोक्लोइड क्या हो सकते हैं आपके पास, एगार एगार हो सकते हैं, कारागिन हो सकता है। एगार एगार जो था ना वो प्रीवियस एक क्वेश्चन आ गया था कि एगार एगार क्या करता है। एगार एगार किससे प्रोड्यूस होता है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया कुछ नहीं है, रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से हम एगार एगार प्रोड्यूस करते हैं, और एगार एगार को हम कहाँ यूज करते हैं, कल्चर मीडिया के अंदर यूज करते हैं, जेली फॉर्मेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। कारागिन होता है, इनको कैप्सूल्स में हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो अपन फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में देखते हैं ना, तो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर फ्रॉन्ड होता है जो कि आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, स्टाइप होता है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, होल्ड फास्ट होता है जिससे कि ये नीचे होल्ड करे हुए रखता है, ये आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपके फियोफाइसी में देखने को मिलेगा आपको जब आप इसमें लेमिनेरिया फ्यूकस इनका डायग्राम देखेंगे तब। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ग्रीन एल्गी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनके अंदर होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी यहाँ होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी यहाँ पे होता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये ब्राउन इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथीन हो गया। रेड एल्गी रेड इसलिए होती है क्योंकि रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे फाइको इरिथ्रिन हो जाता है, आर फाइको इरिथ्रिन हो जाता है, आर फाइकोसाइनिन होता है, ये मिलते हैं। आर फाइको इरिथ्रिन इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, और ये जो आर फाइको इरिथ्रिन होता है ना, इसी की वजह से ये रेड एल्गी जो होती है ना वो बॉटम ड्वेलर्स होती है, मतलब ओशन के अंदर सबसे गहराइयों में मिलती है इस रेड वाले पिगमेंट की वजह से, आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से। फ्लेजिला की बात करें तो इनमें ग्रीन एल्गी के अंदर जब गेमीट्स देखेंगे तो इनके अंदर फ्लेजिला 2 से 8 होती है, और ये फ्लेजिला बिल्कुल टॉप पे एपिकल पोजीशन पे लगी हुई होती है। आइसोनोट फ्लेजिलेशन होता है, मतलब बिल्कुल सेम ही इनका शेप होता है, सेम ही साइज होता है, आइसोनोट फ्लेजिलेशन लगी होती है, बिल्कुल स्मूथ फ्लेजिला होते हैं, धागा स्मूथ होता है ना वैसा। और ब्राउन एल्गी जो होती है ना इसके अंदर 2 ही फ्लेजिला होती है, साइडों में लगी हुई होती है, लेटरल है ना, वो एपिकल लगती है, यहाँ पर लेटरल लगती है, और ये फ्लेजिला रफ होती है, स्मूथ नहीं होती है, और इनके जो गेमीट्स होते हैं वो पायरीफॉर्म या पियर शेप्ड होते हैं। और हेटेरोनॉट फ्लेजिलेशन मिलता है। हेटेरोनॉट का मतलब होता है कि भाई 2 ही तो फ्लेजिला है, और एक फ्लेजिला जो होती है कुछ ऐसी होती है जिसके जो बहुत रफ सी होती है, और एक फ्लेजिला बहुत स्मूथ होती है, तो ये हेटेरोनॉट हो गया, और वहां पर आइसोनॉट चलता है। रेड एल्गी के अंदर कोई फ्लेजिला होती ही नहीं है, इसलिए नॉन मोटाइल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। रेड एल्गी के अंदर कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद में अपन बात करें कि भाई इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है। अगर ग्रीन एल्गी की बात करूं तो पायरिनोइड स्टार्च के फॉर्म में इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरियन स्टार्च होता है, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। अच्छा, पायरिनोइड स्टार्च के अंदर पूछा जाता है कि स्टार्च बाहर की साइड होता है, प्रोटीन अंदर की साइड होता है, या प्रोटीन बाहर होता है स्टार्च अंदर होता है। तो याद रखेंगे पायरिनोइड स्टार्च में स्टार्च बाहर की साइड में होता है, प्रोटीन अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरियन स्टार्च होता है। लेमिनेरियन स्टार्च के अंदर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस मैनिटोल। लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में इनका खाना रिजर्व होता है। मैनिटोल एक अल्कोहल होता है, लेमिनेरियन स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड ही होता है ना वैसे भी। रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और फ्लोरिडियन स्टार्च के साथ साथ में इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है ना वो बिल्कुल मतलब सिमिलर होता है उसकी स्ट्रक्चर के, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के फ्लोरिडियन स्टार्च बिल्कुल सिमिलर होता है। ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे भाई, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ये होता है। कारा का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि भाई कारा में मेल और फीमेल गेमीट्स लगे होते हैं, और बाय गॉड इतनी बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन।
कारा के अंदर दे रखा कि भाई ऊपर की साइड में फीमेल गैमेट लगता है, फीमेल लगती है और नीचे मेल होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको, ऊपर फीमेल होती है नीचे मेल लगा होता है। आप ऐसे याद रखते कि भाई मेल और फीमेल के अंदर से फीमेल जो होती है ना वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, तो फीमेल हमेशा भारी पड़ती है, फीमेल उसका उसका जोर ज्यादा चलता है, उसकी बात ज्यादा मानी जाती है ना, माननी भी चाहिए वरना लड़ देती है फिर वो। तो फीमेल को ऊपर प्रायोरिटी पे रखा जाता है, मेल को नीचे रखा जाता है, ऐसे याद कर लो। कारा हमारा एकदम शाना है, ठीक है। तो कारा में कुछ इस तरीके से रखा जाता है। और यहाँ पर ये मोर डेवलप्ड ग्रीन एल्गी होती है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रीन एल्गी यही होती है। एडवांस ग्रीन एल्गी होती है और इसके सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि सारी एल्गीज के अंदर कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड। लेकिन इसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, जैकेटेड और मल्टी सेलुलर। ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसके एग्जांपल फ्यूकस, सार्गासम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, केल्प, लेमिनेरिया ये होता है। रेड एल्गी की बात करें तो जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया ये होता है। पोरफायरा खाने वाली होती है, इसको खा सकते हैं, एडिबल होती है ना। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई जो एल्गी होती है इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि जितना भी CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन होकर आगे जाके जब ग्लूकोज बनता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें एल्गी अपना हाफ ऑफ द जितना भी टोटल CO2 होता है उसको फिक्स करने के अंदर एल्गी अपना 50% रोल प्ले करती है यहाँ पर। इसके अलावा एडिबल एल्गी कौन सी होती है, पोरफायरा। रेड एल्गी में पोरफायरा खाई जाती है और ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिया खाई जाती है और सार्गासम खाई जाती है। अच्छा, लेमिनेरिया का डायग्राम अगर आप देखेंगे कुछ एनसीईआरटी कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है लेमिनेरिया का, ठीक है। तो ये लेमिनेरिया कुछ ऐसी होती है, एल शेप की होती है, तो ऐसे याद रख लो ये एल शेप की होती है, ये लेमिनेरिया है और इसमें भर भर के आयोडीन होता है। आयोडीन के अंदर भी आई आता है ना, ये आई, तो आई भी देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल, तो वैसे ही स्ट्रक्चर इसका एल लेमिनेरिया, मतलब ऐसे थोड़ा रिलेट करके पढ़ लो। तो ये आयोडीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लोग इसको खाते हैं, सार्गासम होता है एडिबल। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है ना, ब्राउन एल्गी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऊगेमिस होता है, यहाँ पर ऊगेमी होती है ब्राउन एल्गी के अंदर, सॉरी रेड एल्गी में ऊगेमी होती है और उनके गेमीट्स नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं। ये बहुत ही प्यारी स्पेसिफिक बात होती है, नॉन फ्लेजिलेटेड गेमीट्स होते हैं। रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगेमी होती है और इनका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, भाई फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जो जाइगोट बना है, जनरली सभी एल्गी के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी डेवलपमेंट होता है। मतलब जनरली नॉर्मल जो ग्रीन और ब्राउन एल्गी होती है ना उनमें जाइगोट तक बात सीमित रह जाती है, उसके आगे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन रेड एल्गी में जाइगोट के आगे भी थोड़ी बहुत बात बढ़ती है, इसलिए बोलते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फीचर यहाँ पर आता है, रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। अरे भाई कहाँ हो गया है ना, तो ये रेड एल्गी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स फीचर देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई आपकी एल्गी खत्म यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ग्रीन एल्गी के अंदर जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप का हो गया, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप हो गया, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप हो गया, और मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी कारा होती है और कारा के अंदर मल्टी सेलुलर होती है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये आपको थोड़ी सी बात याद रखने वाली है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। अगेन एक ब्रायोफाइट को देखोगे आप सामने से तो उसके बॉडी में क्या मिलेगा आपको, बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है ना, वो भी देख लेते हैं। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम माने जाते हैं क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये इतने ज्यादा जमीन पे फैले हुए नहीं है, क्योंकि भाई इनको पानी की रिक्वायरमेंट है, इतना पानी कहाँ से लाएं इनकी रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को पानी की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए दुनिया में सब जगह पे फैले हुए यही है ज्यादातर, लेकिन ये फैले हुए नहीं है, इसका भी रीजन यही पानी की रिक्वायरमेंट होती है। AR का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, AR का असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। फिर शेडी रीजन के अंदर ये रहते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, वो पानी मतलब इनको पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है और शेडी एरिया में रहते हैं, छायादार एरिया के अंदर। ये पहले फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट होते हैं, इनमें फर्स्ट पहली बार एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि एल्गी में तो आज तक एम्ब्रियो बना ही नहीं, सिर्फ जाइगोट तक की बात रह गई, जाइगोट से एम्ब्रियो तक बात कभी गई नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है, तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। इनमें भी वैस्कुलर बंडल नहीं बनते एल्गी की तरह, तो वैस्कुलर बंडल नहीं तो नॉन वैस्कुलर हो गए। क्रिप्टोगेम होते हैं ये एल्गी की तरह, क्योंकि टेरिडोफाइट तक सब क्रिप्टोगेम ही है, क्योंकि इनमें सीड नहीं बनते हैं। ये होमोस्पोर्स होते हैं, इनमें जो भी स्पोर बनेंगे ना वो होमो होंगे, मतलब बिल्कुल सिमिलर स्पोर्स होंगे। डोमिनेंट फेज इनका गैमेटोफाइट होता है, मतलब अगर तुम किसी ब्रायोफाइट को देखोगे ना सामने से तो उसका डोमिनेंट फेज क्या दिखेगा आपको, गैमेटोफाइट दिखेगा। अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूँ तो उसके अंदर 2 टाइप के ब्रायोफाइट आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया और इतनी वाहियात तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने यहाँ पर आपको चार्ट के फॉर्म में बता दिया है। टाइप ऑफ ब्रायोफाइट में 2 तरीके के ब्रायोफाइट्स होते हैं, एक लीवरवर्ट होता है, एक आपके पास मॉस होता है। लीवरवर्ट एज अ थैलॉइड बिहेव करता है। देखो थैलॉइड वो स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें रूट लीफ स्टेम कुछ नहीं होता, तो ये लीवरवर्ट होता है। फिर लीवरवर्ट से थोड़ा सा एडवांस आपका आ जाता है मॉस। ये मॉस होता है ना वो लीफी ब्रायोफाइट होता है।
तो अगर आप देखेंगे इस ब्रायोफाइट को, तो ब्रायोफाइट का वैसे भी मेन बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो अगर आप किसी लीवरवर्ट को देखोगे या किसी मॉस को देखोगे तो उनका जब सामने से देखने पर जो बॉडी दिखेगा वो गैमेटोफाइट है। तो अगर मैं इस लीवरवर्ट को सामने से देखूंगी तो इसका मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट कुछ ऐसा दिखता है। अब ये गैमेटोफाइट बिल्कुल चपटा होता है, डोर्सोवेंट्रली बिल्कुल अप्रेस्ड होता है। डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड का मतलब बिल्कुल चपटा हुआ होता है ये, है ना। इसके पास में अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है रूट, लीव, स्टेम क्या कहाँ पे हमें पता ही चल रहा है, सब कुछ एक ही जगह पे है, इसलिए अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। राइजॉइड जैसी स्ट्रक्चर होती है इसमें। राइजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो एल्गी में तो वैसे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आया, राइजॉइड तो आया, कम से कम रूट लाइक स्ट्रक्चर तो आई, तो यह रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइजॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसमें लीवरवर्ट में। और ये राइजॉइड कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल मार्केंशिया और रिक्सिया आ जाता है। अच्छा, आपको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी के अंदर मार्केंशिया रिक्सिया के अंदर, मार्केंशिया का। तो मार्केंशिया में आपको ये जो लीवरवर्ट है इसके डायग्राम दिखा रखे हैं। एक मेल दिखा रखा है, एक फीमेल गैमेटोफाइट दिखा रखा है, एक मेल गैमेटोफाइट दिखा रखा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको फूला हुआ सा दिखा रखा है और मेल गैमेटोफाइट में फूल जो होता है ना वो सड़ा हुआ सा दिखा रखा है। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि मेल जो होते हैं ना वो सड़े हुए से रहते हैं, इससे वो मेल है ना। और फीमेल ऐसे खिली खिली रहती है, खुश खुश रहती है ना, तो वो ऐसे वैसे याद रख लो। तो वो फीमेल गैमेटोफाइट खुश वाला एकदम खिला हुआ फूल और सड़ा हुआ एकदम मेल हो जाता है ना। उसके बाद में लीवरवर्ट के बाद में आता है आपके वहाँ मॉस या लीफी ब्रायोफाइट। मॉस भी जो होता है ना ये भी टाइप ऑफ ब्रायोफाइट ही होता है, लेकिन ये एडवांस टाइप का ब्रायोफाइट है। और इसमें जो स्पोरोफाइट भी होता है ना वो भी थोड़ा सा एडवांस होता है, मोस्ट मतलब थोड़ा और एडवांस होता है इसमें स्पोरोफाइट। क्योंकि देखो ब्रायोफाइट अगेन एक प्लांट है, उस प्लांट में दोनों लाइफ साइकिल, उसके पूरे लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आएंगी है ना। मैंने कहा था हर प्लांट के पास 2 फेजेस होती है, गैमेटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है, बट एक किसी पे डोमिनेंट रहता है और एक थोड़ा सा अदर फेज में रहता है। तो डोमिनेंट यहाँ पर गैमेटोफाइट रहता ही है और स्पोरोफाइट अदर फेज में रहता है, लेकिन स्पोरोफाइट इनका थोड़ा सा एडवांस भी होता है ना। यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा दिखता है, ये लीफी दिखता है। अगर तुम इसमें देखोगे तो ये इसीलिए एडवांस है, मॉस जो होते हैं वो इसीलिए एडवांस है क्योंकि इनके चारों तरफ कुछ ऐसे लीफ आ जाती है, कुछ ऐसे लीफ आ जाती है, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होती हैं। अब ये लीफ 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 बिल्कुल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो अभी तक रूट, लीफ, स्टेम पूरी तरह है, बस उनके जैसी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा इसमें से निकल रही है वो राइजोइड्स निकल रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो मैंने बनाया है बीच में ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है। तो इनके जैसी स्ट्रक्चर है, वो वैसी है नहीं प्रॉपर, है ना। तो ये राइजोइड जो मॉस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लीवरवर्ट के राइजोइड से ऐसे डिफरेंट होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं। लीवरवर्ट वाले राइजोइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और इसके होते हैं मल्टी सेलुलर। स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब क्योंकि देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली बात है कि अपना फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू कर सकता है, राइट। और ये जो आपको मॉस दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, अपराइट होता है, अपराइट और बिल्कुल सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। तो ये अपराइट सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्यूकस नहीं, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम होता है इसके एग्जाम्पल, है ना। ब्रायोफाइट का जब स्पोरोफाइट देखेंगे, देखो गैमेटोफाइट तो अब तक हमने देख लिया कि भाई ब्रायोफाइट में 2 फेजेस आती है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्योंकि डोमिनेंट है तो हमने इसको पहले पढ़ लिया। ब्रायोफाइट के 2 मेंबर्स होते हैं, लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट मॉस में दोनों में हमने गैमेटोफाइट को तो स्टडी कर लिया। अब अपन बात करते हैं स्पोरोफाइट की। भाई स्पोरोफाइट कैसा दिखता है, अब स्पोरोफाइट है तो सही, स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है तो दिखता कैसा है। तो स्पोरोफाइट जो होता है पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, और स्पोरोफाइट कुछ ऐसा दिखता है। उसमें 3 चीजें होती है, फूड, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहीं पर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने ब्रायोफाइट के 2 मेंबर्स पढ़े, लीवरवर्ट और मॉस, लीवरवर्ट और मॉस दोनों में ही अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें एसेक्सुअल कैसा होता है, इसमें एसेक्सुअल कैसा होता है, दोनों में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो देखो वैसे तो फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पर होता है प्रोटोनिमा की हेल्प से। जो मॉस होता है ना उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, मॉस में एक प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है, उसमें ही फ्रेगमेंटेशन होता है ना। फ्रेगमेंटेशन होकर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक होता है हमारे पास में लीवरवर्ट में कैसा होता है, लीवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा कप की हेल्प से होता है। ये जेमा जो होते हैं ना वो एसेक्सुअल बड्स होती हैं, छोटी छोटी बड्स होती हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो इनकी बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी कौन है, गैमेटोफाइट, क्योंकि इनका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है तो इनकी बॉडी गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर से कप जैसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती है, इस कप जैसी स्ट्रक्चर को अपन जेमा कप बोलते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जेमा या जेमा गेमा जो भी बोलो, ये गेमा जेमा जो भी होता है ना ये एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। यही बर्ड आगे जाके मतलब जर्मिनेट हो जाती हैं और ये नया प्लांट बॉडी बना देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये लीवरवर्ट में जेमा कप होता है और मॉस के अंदर प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
ठीक है। तो इसके अलावा अपन देखेंगे कि एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, ये जेमा कप्स, जेमास जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये आपको मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जेमा कप मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से जेमा कप के अंदर प्रेजेंट जेमा होती हैं। और मॉस के अंदर अपन बात करें फ्यूनेरिया के अंदर, ठीक है, मॉस के अंदर किस तरीके से आपका ये रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूनेरिया के अंदर जब मॉस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने कहा प्रोटोनिमा की हेल्प से होता है। अभी भी लिखा था ना फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनिमा। तो ये फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, इसका पूरा प्रक्रिया देख लेते हैं, क्योंकि हमने लीवरवर्ट में तो देख लिया कि यहाँ पर जेमा बनता है, लेकिन मॉस में क्या बनता है, मॉस में यहाँ पर बनते हैं भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगा प्रोटोनिमा में। तो ये स्पोर होता है, यहाँ पर स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर वो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है। जनरली क्या होता है कि स्पोर सीधा जर्मिनेट होकर पूरा का पूरा एक गैमेटोफाइट बना देता है। स्पोर जो होता है वो एक हैप्लॉइड बॉडी होती है और गैमेटोफाइट भी एक हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो ये स्पोर जर्मिनेट होकर पूरा एक बना देता है गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, स्पोर से सीधे गैमेटोफाइट नहीं बनता, बीच में कुछ ऐसे स्टेजेस आती हैं, जैसे कि स्पोर से गैमेटोफाइट बनाने के लिए प्राइमरी प्रोटोनिमा आता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा ऐसा दिखता है गैमेटोफाइट जैसा, वो रियल गैमेटोफाइट वो होता नहीं है, जुवेनाइल स्टेज पे होता है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें होते नहीं है, क्योंकि देखो जब तक गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तब तक हम कैसे मान लेंगे वो गैमेटोफाइट है। तो हमने तो यही पढ़ा ना कि गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तभी तो वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि वो तभी गैमीट्स बना पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेक्स ऑर्गन्स ही तो गैमीट बनाते हैं। तो अगर किसी गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स विजिबल ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे, तो मैं कैसे मान लूं कि वो गैमेटोफाइट है। इसलिए यहाँ पर ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हम मानते कि भाई ये जो है ना, ये हमारा रियल गैमेटोफाइट नहीं होता, ये बस थैलॉइड बॉडी होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, इसमें रूट लीफ स्टेम कुछ नहीं आता। उसके बाद में प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, और इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर दो प्रोसेस होती है, बडिंग होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से ये आगे जाकर ये पूरा गैमेटोफाइट बनता है। क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन कोई सा भी हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का मकसद यही तो होता है ना, उसकी मेन प्लांट बॉडी बनाना। सेक्सुअल एसेक्सुअल का मकसद यही तो होता है, मेन प्लांट बॉडी बनाना। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होता है। तो ये लीवरवर्ट का गैमेटोफाइट तो आपको पता है कि वो आपको दिखाया ही था मैंने। यहाँ पर जो आपका मॉस का गैमेटोफाइट होता है वो लीफी गैमेटोफाइट होता है, तो वो ऐसा बन जाता है। तो ये बडिंग और फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये लीफी गैमेटोफाइट बन जाता है, ये रियल गैमेटोफाइट है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ऊगेमी से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगेमी का मतलब है हमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं। और ऊगेमी भी कैसी कि जो मेल गैमीट होते हैं उनके ऊपर फ्लेजिला प्रेजेंट होती है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट मोटाइल होगा क्योंकि फ्लेजिला होती है, कितनी, 2 फ्लेजिला होती है, और फीमेल गैमीट जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा। अब फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए गैमीट बनाने पड़ेंगे, और गैमीट बनाने के लिए हमें गैमेटोफाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गैमेटोफाइट पे क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कौन से, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल को आर्किगोनियम बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैमेटोफाइट बना दिया। ये गैमेटोफाइट है हमारा बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट, यानी कि इस गैमेटोफाइट के ऊपर, ये पूरी प्लांट की बॉडी तो है ना, ब्रायोफाइट की बॉडी, मेन बॉडी, इस गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे गैमीट बनाने वाले यानी कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने एंथ्रीडियम भी बना रखा है, ये ओगोनियम भी बना रखा, सॉरी आर्किगोनियम भी बना रखा है। एंथ्रीडियम मेरा मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि एंथ्रोजॉइड बनाता है या मेल गैमीट बनाता है। मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ना, ये बस फ्लेजिला होता है। ठीक है, अब ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं भाई पानी में आ जाते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। मेल और फीमेल को मिलना है तो एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, और पास जाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट, इसलिए इसको पानी में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये फीमेल होती है। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहे हैं, फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आर्किगोनियम के अंदर बैठा हुआ है फीमेल गैमीट, कौन, एग बैठा हुआ है। अब ये एग यानी आर्किगोनियम है, तो एग तो नॉन मोटाइल है, एग तो चल ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो फ्लेजिला नहीं है, तो एग तो पड़ा हुआ है उसके अंदर। तो फीमेल मेल गैमीट जो होता है वो पानी में आ चुका है, वो चलकर आएगा फटाफट और आके फीमेल गैमीट से आर्किगोनियम के अंदर आके फ्यूज हो जाएगा। जैसे ही मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है। ये कहाँ पे हुआ फ्यूजन, ये आर्किगोनियम के अंदर हुआ। तो आर्किगोनियम के अंदर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसा रिप्रोडक्शन है, कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, और ये जाइगोट अपना बन जा रहा है, इनसाइड आर्किगोनियम यहाँ पर होता है। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये थैलस, ऐसा थैलस है जो होमोथैलिक है। होमोथैलिक मतलब बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पे, इनको होमोथैलिस बोलते हैं।
हेटेरोथैलस वो होते हैं जो जिसका मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है, मतलब मेल गेमेटोफाइट अलग, फीमेल गेमेटोफाइट अलग, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, जाइगोट बन गया, एंथ्रीडी आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट पड़ा है। अब इस जाइगोट को लेकर आओ, अब ये एल्गी तो है नहीं कि जो एम्ब्रियो नहीं बनाएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो भी बनेगा। यहाँ पर एम्ब्रियो एज अ स्पोरोफाइट बिहेव करेगा, और स्पोरोफाइट हमेशा क्या करेगा भाई, क्योंकि स्पोरोफाइट अदर फेज में आता है, डोमिनेंट फेज है नहीं, तो ये स्पोरोफाइट जो होगा वो गेमेटोफाइट से अटैच ही रहेगा। ये स्पोरोफाइट आर्किगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, उस आर्किगोनियम को तो उस आर्किगोनियम से सेपरेट होकर जाएगा नहीं, क्योंकि आर्किगोनियम किसके ऊपर प्रेजेंट है, गेमेटोफाइट के ऊपर तो है ना। तो जो अल्टीमेटली स्पोरोफाइट बन गया है वो स्पोरोफाइट उस आर्किगोनियम से यानी उस गेमेटोफाइट से अटैच्ड ही रहेगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट जो है ना वो क्या है, यहाँ पर इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेवलप्ड नहीं है इतना, तो वो उससे अटैच्ड रहता है। तो यहाँ पर ये गेमेटोफाइट से अटैच रहता है। इसके एग्जाम्पल में मार्केंशिया आता है, स्पेग्नम आता है। मार्केंशिया जो थैलस होता है इसके हेटेरोथैलिक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि मार्केंशिया में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स बना रखे हैं, एक मेल का और फीमेल का। एनसीईआरटी खोलकर तो बैठे हो ना, ऐसा पता चला एनसीईआरटी नहीं खोल रखी है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बना रखे हैं। तो मेल फीमेल अलग अलग बना रखे हैं, इसलिए हेटेरोथैलिक है ये, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोइशियस होते हैं। डायोइशियस का मतलब भाई ऐसा समझो, ईशियस का मतलब होता है घर, डाई मतलब 2, जिसके 2 घर हैं वो डायोइशियस, 2 घर का मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग घर होता है वो डायोइशियस, ठीक है। और इसी को अपन यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, डायोइशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। स्पेग्नम को पीट मॉस बोलते हैं, कॉटन मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस बोलते हैं। स्पेग्नम के अंदर भाई पानी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किसी को फूल एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, सड़ ना जाए, इसलिए स्पेग्नम में लपेट कर अपन भेज सकते हैं। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कमर्शियल यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़ ही लेंगे, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो ना, वो समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात तो ये है जो मैं समझा रही हूँ। टेरिडोफाइट की बात करते हैं, हमारा तीसरा प्लांट होता है। टेरिडोफाइट भी यही है कि इसमें क्या नया मॉडल आया, ब्रायोफाइट से थोड़ा और ऊपर आया है, तो कुछ नई चीजें आई होंगी इसके अंदर। नई चीजें क्या आती हैं, ये भाई क्रिप्टोगेम है, ये भी क्रिप्टोगेम है, सीड नहीं होते इसके अंदर। ये एम्ब्रियोफाइट होता है, ब्रायोफाइट भी था, ये भी है एम्ब्रियोफाइट, लेकिन ये फर्स्ट ट्रेक्योफाइट होता है। ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल अब तक आए नहीं थे, क्योंकि ब्रायोफाइट बहुत छोटे छोटे होते हैं अगर आप देखो, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है ना, ये होते हैं फर्स्ट ट्रेक्योफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट में जब आप स्फेग्नम का डायग्राम देखेंगे ना, तो स्फेग्नम के डायग्राम में आपको ना नीचे तो गेमेटोफाइट मिलेगा, ऊपर आपको स्पोरोफाइट मिलेगा। तो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद टेरिडोफाइट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट फर्स्ट ट्रेक्योफाइट्स होते हैं, मतलब इसमें वैस्कुलर बंडल होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ये वैस्कुलर एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, मतलब ऐसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस तो हैं क्योंकि इनको भी पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो, लेकिन ये वैस्कुलर एम्फीबियंस होते हैं, इनके पास वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ना। इसके बाद में बनी ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए यूज बहुत की जाती है, एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है। हैबिटेट इसका होता है टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे रहते हैं, शेडी एरियाज में रहते हैं, सैंडी सॉइल में रहते हैं, मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं, और कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे कि एजोला होता है। एजोला एक फर्न होता है जो कि एक्वेटिक फर्न होता है, पानी में रहने वाला फर्न होता है, या एज अ बायो फर्टिलाइजर बिहेव करता है। या एजोला एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देता है, जो कि आप किसी और चैप्टर में पढ़ते हैं। ये एनाबिना के साथ में, एनाबिना एक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसके साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके इस फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। साल्विनिया और मार्सिलिया जो होते हैं ना, ये भी आपके पास क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसके बाद में ये नॉर्मली इसके होमोस्पोर्स हेटेरोस्पोर्स होते हैं, जनरली ये होमोस्पोर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोस्पोर्स भी रखते हैं। ये वाला पीवाईक्यू आ चुका है कि कौन से टेरिडोफाइट्स है जो हेटेरोस्पोर्स रखते हैं, तो सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया। हालांकि मार्सिलिया आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये दोनों ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोर्स रखते हैं, मतलब इनके दोनों मेल और फीमेल स्पोर्स अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें बात करें कि जो यहाँ पर लीफ यूज करी जाती है ना, यहाँ पर देखो लीफ आने लगती है, ब्रायोफाइट में अब तक लीफ नहीं आई थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आई थी, लीफ आई नहीं थी। यहाँ पर लीफ आ जाती है, तो यहाँ पर जब लीफ आ जाती है उसको बोलते हैं फिल, बोलने लगते हैं, ठीक है। तो लीफ के लिए हम फिल वर्ड यूज करते हैं। डोमिनेंट फेज यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है हालांकि, और इसमें गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग ही होता है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होता। डोमिनेंट यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है और गेमेटोफाइट इस पे अदर फेज होता है, लेकिन दोनों होते फ्री लिविंग है, दोनों अपना अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो इनका स्पोरोफाइट दिखता कैसा है, मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी दिखती है, हर्बेशियस दिखती है। हर्बेशियस का मतलब होता है भाई हर्ब जैसे छोटी झाड़ी नहीं होती वैसी सी दिखती है। झाड़ी के अंदर क्या हो सकता है भाई, लीफ हो सकती है, नीचे रूट हो सकती है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर लीफ जो होती है ना वो इस तरीके की दिखती है। ये लीफ जो होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, छोटी लीफ भी हो सकती है, बड़ी बड़ी लीफ भी हो सकती है। क्योंकि लीफ के लिए मैं फिल वर्ड यूज करूंगी तो इसलिए बोलते हैं हम माइक्रोफिल भी होता है, मैक्रोफिल भी होता है। तो ये माइक्रोफिल मैक्रोफिल यहाँ पर आपके पास में होता है। मैक्रोफिल लार्ज लीफ होती है, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है। स्पोरोफिल्स यहाँ पर एक अलग टाइप की लीफ होती है,
लीफ के अंदर ही एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है, इसको स्पोरोफिल कहते हैं, जो एज वो क्या करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे हैं इसकी मेन प्लांट बॉडी की। मेन प्लांट बॉडी क्या करती है, स्पोरोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो उसका काम क्या है, स्पोर बनाना। तो बनाते चलो, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिल जो है वही स्पोर बनाएगी। तो स्पोरोफिल में क्या है ऐसा जो स्पोर बन रहे हैं, स्पोरोफिल का अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजियम कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर उससे स्पोर्स बन रहे होते हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बन रहे होते हैं, और ये स्पोर ही आगे जाके जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो स्पोर क्योंकि हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट भी क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट ही तो बनाएगा ना, और ये गैमेटोफाइट अपने ऊपर क्या रखेंगे, मेल और फीमेल गैमीट रखेंगे, राइट। ये मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। तो हमारे पास में स्पोरोफिल जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है कि भाई कुछ ऐसी स्पोरोफिल्स होती है जहां पर ये स्पोरेंजियम ऐसे अलग अलग पड़ी रहती हैं, और कुछ ऐसी होती है जहां पे ये स्पोरेंजियम ऐसे गुच्छा बना लेती हैं। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम जिसमें होता है उसको सॉरस बोलते हैं। ये फर्न्स में प्रेजेंट होता है, और सिलेजिनेला इक्विसिटम इनके अंदर कोई ग्रुप व्रुप नहीं बनता है ना। इसके बाद हम बात करें स्पोरोफिल की, तो स्पोरोफिल हमारे पास में देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये ऐसी स्पोरोफिल कोई एक थोड़ी ना है, हमारे टेरिडोफाइट्स में ऐसी स्पोरोफिल तो बहुत सारी हैं। हो सकता है ये स्पोरोफिल झुंड बना के एक जगह पे ऐसे रहे, और हो सकता है ये अलग अलग रहे। तो अगर ये झुंड बना के रहती है, स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, अलग अलग रहती है, तो अपने पास में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देती हैं, ये सेपरेट स्पोरोफिल्स रहती हैं। अगर ये एग्रीगेट रह रही है, स्पोरोफिल रह रही है, तो स्ट्रोबिलस या कोन कहलाती है। इक्विसिटम ये प्रेजेंट होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, इक्विसिटम में क्या होता है, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइट अगर सेपरेट रहती है, अलग अलग रहती है, तो फर्न्स में होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, फर्न्स के अंदर होता है। फर्न्स में स्ट्रोबिलस या कोन एब्सेंट होता है, फर्न्स में होता ही नहीं है, क्योंकि फर्न्स में ग्रुप बनता ही नहीं है। अब देखो, ये तो हमने स्पोरोफाइट की बात कर ली कि हमारे जो टेरिडोफाइट उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट ऐसा दिखता है, उसमें स्पोरोफिल्स होती है ना, वो देख लिया। अब अपन गैमेटोफाइट की बात करते हैं कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो ये गैमेटोफाइट ही तो आगे जाके गैमीट बनाएंगे ना, और हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट ही चाहिए, राइट। तो गैमेटोफाइट की देखते हैं। गैमेटोफाइट का कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, छोटा सा होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, पता नहीं चलता उसको कैसा सा स्ट्रक्चर है, इनकॉन्स्पिशियस है, छोटा है, मल्टी सेलुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसीलिए वो फ्री लिविंग है, और थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और इस थैलॉइड स्ट्रक्चर वाले इस वाले गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस नाम देते हैं, स्पेशल नाम दे देते हैं प्रोथैलस। अब क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा, राइट। तो ये प्रोथैलस यहाँ पर अपना होता है। गैमीट बनाने के लिए इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो इसका गैमेटोफाइट कैसा दिखता है, ये आप देखेंगे बाहर की साइड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे की साइड में से रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और ऊपर जो इसका प्रेजेंट मतलब इसका कंप्लीट बॉडी होता है, इसके अंदर आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। आर्किगोनियम क्या करता है भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि मेल गैमीट बनाता है, और वो फीमेल गैमीट बनाता है। अच्छा, ब्रायोफाइट के अंदर और टेरिडोफाइट में फर्क ये होता है कि ब्रायोफाइट में जो मेल गैमीट बनते हैं वो बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल गैमीट बनते हैं वो मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, कि बस बहुत सारी फ्लेजिला होती है, ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये स्पोर गैमेटोफाइट बनाएंगे जर्मिनेट होकर, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारे पास होता है हमारा, ये जनरली होमोस्पोरस होता है भाई, ये होमोस्पोरस से बनकर आया है ना, क्योंकि देखो स्पोर ही तो गैमेटोफाइट बना रहा है, राइट। ये स्पोर है जो आगे जाके जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, गैमेटोफाइट बना रहा है, राइट। तो अगर होमोस्पोर है, सेम स्पोर है, अगर मेल फीमेल जितने भी स्पोर आ रहे हैं वो सब सेम स्पोर है, अगर होमोस्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है तो वो कुछ ऐसा गैमेटोफाइट होगा। अगर मान लो ये हेटेरोस्पोर है और हेटेरोस्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है, हेटेरोस्पोर का मतलब मेल स्पोर अलग है, फीमेल स्पोर अलग है। अगर हेटेरोस्पोर है ना तो उससे मेल स्पोर से मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा। तो हेटेरोस्पोर में गैमेटोफाइट दो तरीके के स्पोर से बनते हैं, और दो तरीके के हमारे पास गैमेटोफाइट बन जाते हैं। तो दो तरीके के स्पोर कौन से हो सकते हैं, मेल स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जो कि आगे जाके मेल गैमीट बनाएगा या मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और मेगास्पोर बोलते हैं फीमेल स्पोर को, जो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, और उसमें फीमेल गैमीट बन रहा होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में तो फीमेल गैमीट बनेगा ना। तो कुछ इस तरीके से, तो ये आपके पास में हो जाता है इसका ये। अब इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इस स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसके अंदर जो मेगास्पोर होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है, स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता है कुछ वेरिएबल टाइम के लिए। सेम हमारे जो एंजियोस्पर्म होता है ना, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो हमारे एंजियोस्पर्म से जो कैरेक्टर होता है उसी को ही थोड़ा बहुत ये मैच कर रही होती है, इसलिए बोलता है कि भाई ये जो कंडीशन होती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो होती है, ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन हमें इवोल्यूशन की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि टेरिडोफाइट में भी ऐसी चीज है कि भाई हमारा जो स्पोरोफाइट है वो रिटेन है पेरेंट बॉडी के ऊपर, राइट। तो अगर वो रिटेन्ड है, सेम ही हमारे उसमें होता है
एंजियोस्पर्म में तो एम्ब्रियो सैक होता है ना, फीमेल गेमेटोफाइट, वो पूरे प्लांट यानी स्पोरोफाइट के ऊपर अटैच्ड रहता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो हमारा गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, वो पूरे स्पोरोफाइट के ऊपर ऐसे अटैच्ड रहता है। तो ये चीज जो होती है ना, वो एंजियोस्पर्म जैसा कैरेक्टर शो कर रही है, इसलिए बोलते हैं कि इवोल्यूशन की तरफ लेकर जाती है ये चीज, है ना। हेटेरोस्पोरस कंडीशन इवोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाती है। टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन थी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोसिडा, टेरिडोप्सिडा। इसके एग्जांपल आप याद कर ही लेंगे। जिम्नोस्पर्म लास्ट आ जाता है, ये आपके फेनेरोगेम्स होते हैं, इनमें सीड होते हैं। बस फर्क ये होता है कि जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास में नेक्ड सीड होते हैं, इनके सीड जो होते हैं ना वो खुले पड़े रहते हैं, इनके सीड को ढकने के लिए ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि सीड को कवर करने के लिए फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि एंजियोस्पर्म का डायग्राम मैंने बना रखा है। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है भाई, ओवरी होती है बाहर, है ना, ये ओवरी होता है, अंदर ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाती है, तो पता ही है आपको। तो सीड के ऊपर फ्रूट प्रेजेंट है, राइट, तो ये कवर्ड है, एंजियोस्पर्म में कवर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में सीड ऐसे खुला पड़ा है, कवरिंग है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए नेक्ड सीड्स होते हैं। तो ये सीड जो होते हैं वो फ्रूट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्रूट होता ही नहीं इसके चारों तरफ, राइट। और ये नेक्ड ओव्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ओव्यूल से तो आगे जाके सीड बन रहा है। तो ओव्यूल के अगर चारों तरफ ओवरी है ही नहीं तो ऑब्वियसली बात बोलेंगे कि नेक्ड ओव्यूल है ना। तो ये आगे देखें कि भाई ये इनकी जो मतलब स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड होता है या कैसा होता है। तो मोस्टली ये लार्ज साइज की ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वैस्कुलर बंडल में होता ही है, ऑब्वियसली बात है। ये लार्ज साइज के भी ट्रीज होते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज भी होते हैं, श्रब भी होती हैं, झाड़ियां भी होती है, बहुत कम झाड़ियां होती हैं। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो होता है ना वो सिकोया होता है। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिकोया का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका कि सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सिकोया, ठीक है। डोमिनेंट फेज की बात करें तो स्पोरोफाइट होता है, और गेमिटोफाइट इनका हाईली रिड्यूस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होगा, फ्यू सेल्ड होगा। और स्पोरोफाइट इनका बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, बहुत ही ज्यादा। स्पोरोफाइट दिखता कैसा है, स्पोरोफाइट भाई इसके अंदर अब देखो रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ अच्छे से आ चुका है। इसके अंदर रूट आती है ना, वो टैप रूट आती है। तो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, टैप रूट, एडवेंशियस रूट होती है। एडवेंशियस रूट एडवांस प्लांट्स में आती है, एंजियोस्पर्म्स में आई। अभी टैप रूट किस में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म में आपको एडवेंशियस रूट भी देखने को मिलती है टैप रूट के साथ में। तो यार टैप रूट भी होता है और स्टेम भी प्रेजेंट होता है। स्टेम कैसा होता है, वुडी स्टेम होता है, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ तक मामला बढ़ गया है, तो सोचो कितने ज्यादा डोमिनेंट है इसके अंदर ये। तो रूट स्टेम बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड होते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करते हैं। रूट की बात करें तो वो कैसे ही देखो, पाइनस और साइकस में कैसा होता है, क्योंकि इसके मेजर एग्जाम्पल पाइनस और साइकस होता है, ठीक है। गिंको भी इसका एग्जाम्पल होता है। पाइनस के अंदर रूट जो होती है ना वो कैसे होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है, माइको का मतलब होता है फंगी, ठीक है। राइजा का मतलब होता है क्या, रूट। तो माइकोराइजा का मतलब है फंगी, और रूट ने अपना एसोसिएशन रख लिया है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये माइकोराइजा जो हमारे पाइनस में प्रेजेंट होता है वो एक्टो माइकोराइजा होता है, क्योंकि माइकोराइजा भी दो तरीके का होता है, एक्टो और एंडो। अभी नहीं जानना आपको, बस इतना समझ लो कि ये माइकोराइजा कौन सा है, एक्टो माइकोराइजा है। ये रूट और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। ऑब्लिगेट का मतलब है एक दूसरे पे इतने हाई डिपेंडेंट होते हैं कि तू मेरे बिना और मैं तेरे बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जब तक इस पाइनस के अंदर ये माइकोराइजा प्रेजेंट नहीं होता ना, तब तक इसका सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये रिलेशनशिप पाइनस के अंदर होना जरूरी है। अगर ये पाइनस में ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, तब तक इस पाइनस का चीड़, चीड़ बोलते इसको हिंदी में, इसका बीज जो है ना वो जर्मिनेट हो ही नहीं सकता। आप उगा लो इससे पेड़, जब तक बीज ही जर्मिनेट नहीं हो तो पेड़ कहाँ से आएगा, है ना। साइकस की बात करें तो इसकी रूट कोरोलाइड रूट्स होती है, इसके अंदर एंडोसिम्बायोसिस मिलता है, जो कि आप बीजीए के साथ में ये एंडोसिम्बायोसिस करती हैं, यानी कि एनाबिना के साथ करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर रही होती हैं। स्टेम की बात करें तो रूट की बात हो गई, स्टेम की बात करें, स्टेम इनका वुडी स्टेम होता है, जाइलम फाइबर इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉफ्ट स्टेम होता है इनका, है ना, वुडी स्टेम होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा कड़क होता है, क्योंकि इनमें जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ना ऐसी डेड स्ट्रक्चर होती है जो चीजों को कड़क बनाती है, इसमें है नहीं तो सॉफ्ट होंगे। अब पाइनस के अंदर जो तना होता है वो बिल्कुल ब्रांच्ड होता है ना। साइकस के अंदर तना जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे होता है, कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। लेकिन पाइनस में ब्रांच्ड होता है। तो ये सवाल आ गया था कि पाइनस का तना कैसा होता है, तो बोलेंगे इस ब्रांच्ड होता है। और पाइनस की जड़ें कैसी होती हैं, उसमें माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। और साइकस के अंदर कैसा होता है, कोरोलाइड जड़ें होती हैं। लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर वेन्स किस तरीके से होती हैं, यहाँ पर वेन्स एब्सेंट होती हैं। देखो हमारे हमारे जो वो होते हैं ना एंजियोस्पर्म, उनमें क्या होता है कि लीफ हो गई, इसके अंदर वेन्स ऐसे प्रेजेंट होती है। भाई पानी जो होता है ना वो लीफ के अंदर साइड वाले सरफेस पे ऐसे ये वेन्स के जरिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वेन्स वेन्स होती नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये लीफ हो गई और इस लीफ के अंदर जो होता है ना साइडों में क्या प्रेजेंट होता है,
ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो यहाँ पर कोई वेन नहीं होती जो साइडों में पानी को लेकर जाए, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ही लेकर जाता है ना। तो यहाँ पर अपने पास में लीफ दो तरीके की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल इसमें पाइनस में होती है, कंपाउंड आपके पास में वो भी पिन्नेटली कंपाउंड किसमें होती है, साइकस में होती है, पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, ये मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी सिंपल क्या होता है, पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता है। वेल अडेप्टेड होती है इसकी लीफ, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ह्यूमिडिटी को कर सकती है, विंड को कर सकती है, इनको सहन कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर भाई सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पानी की को मतलब पानी की कमी के अंदर ना हो जाए, तो पानी को बचाने के लिए इनमें सनकन स्टोमेटा होते हैं, गहराई के अंदर दबे हुए थिक क्यूटिकल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ताकि ये पानी के लॉस को कम कर सके। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो इनके अंदर भी टेरिडोफाइट की तरह स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है। अगर क्योंकि इनकी बॉडी भी स्पोरोफाइट है, मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइटा की भी मेन बॉडी स्पोरोफाइट थी, तो उनके अंदर ना कुछ स्पेशल टाइप की लीफ लगी होती है, इसको स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स होती है जो स्पोर्स बनाती हैं, राइट। तो ये स्पोरेंजियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपके पास में दो तरीके की लीफ हो सकती है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल आपको पता है कि भाई आगे जाके जब एग्रीगेट हो जाती है तो ये कोन्स बनाती हैं। स्पोरोफिल हमेशा एग्रीगेट होकर कोन्स बनाती हैं, राइट। तो स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोफिल अगर कोन्स बनाए तो फीमेल मेल कोन बन जाता है या मेल स्ट्रॉबेलाई बनता है, और अगर मेगास्पोरोफिल कोन बनाए इकट्ठा होकर तो वो फीमेल कोन बन जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है यहाँ पर कि इनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कि पाइनस की सेक्सुअलिटी क्या रहती है। बाइसेक्सुअल होता है भाई, मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेम ही प्लांट के ऊपर होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है या मोनोइशियस होता है। देखो ईशियस मतलब घर, मोनो मतलब एक ही, दोनों का घर एक ही है, मेल और फीमेल का घर एक ही है, तो ये पाइनस हो जाता है, मेल फीमेल कोन एक ही जगह पे होते हैं, तो वो हो जाता है आपका बाइसेक्सुअल। और साइकस में यूनिसेक्सुअल होता है या डायोइशियस मान लो, क्योंकि साइकस में क्या होता है ना, मेल कोन तो बनता है लेकिन फीमेल कोन जो होता है ना वो बनता ही नहीं है, समझ पा रहे हो, कोन नहीं बनता है। मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं, मेगास्पोरोफिल तो है लेकिन उन्होंने एग्रीगेट होकर कोन बनाया नहीं है, लेकिन माइक्रोस्पोरोफिल ने कोन बना दिया है। तो माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे कोन बनाती है लेकिन फीमेल कोन्स यहाँ पे बनते नहीं, क्योंकि मेगास्पोरोफिल जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, कभी भी वो एग्रीगेट होकर झुंड बना के कोन नहीं बनाती। तो मेगास्पोरोफिल होती है बट कोन नहीं होता है, इस वजह से ये इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, तो स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर बनेंगे। ये मेल कोन है तो मेल कोन से, या मेल स्पोरोफिल है या मेल कोन है जो भी है, तो मेल स्पोरोफिल से या मेल कोन से आपको पता है स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर आपको पता है स्पोर्स बन रहे होंगे और स्पोरी आगे जाके गेमेटोफाइट बना रहे हैं। तो अपने माइक्रोस्पोरोफिल लेते हैं यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर ये मेल गेमेटोफाइट बन जाता है, ये पोलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, तो मेल गेमेटोफाइट रेडी है। अब हम फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं, तो फीमेल गेमेटोफाइट के लिए फीमेल कोन का होना जरूरी। फीमेल कोन के अंदर आपकी ये मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये छोटे छोटे मेगास्पोरेंजियम होते हैं, मेगास्पोरेंजियम से आपका मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर से आपका ये फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये फीमेल गेमेटोफाइट बन गया, ये मेल गेमेटोफाइट बन गया। अब आपके पास में क्या होता है ना कि ये जो आपका मेगास्पोरेंजियम होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देखेंगे, जैसे ओव्यूल होता है ना उसमें एंजियोस्पर्म्स में, वैसे यहाँ पर भी ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है कि बाहर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, एक इंटेग्यूमेंट होता है। एंजियोस्पर्म्स में जनरली 2 इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक ही इंटेग्यूमेंट देखने को मिलता है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, अंदर की साइड में सेल का ग्रुप होता है यहाँ पर, और इसमें न्यूसिलस के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल्स होती है जो आगे जाके मेगास्पोर बना रही हैं और ये फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है। तो आपके पास में ये मेगास्पोर मदर सेल ने आपका यहाँ पर बनाया फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनाया देखो, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करा, 4 मेगास्पोर बन गए, 3 डीजनरेट हो गए, बिल्कुल एंजियोस्पर्म्स की तरह। 4 मेगास्पोर में 3 डीजनरेट होकर 1 बन जाता है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में इसमें सेलुलर डिवीजन भी होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ये फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है, और ये फीमेल गेमेटोफाइट का नाम क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट कौन होता है, एंडोस्पर्म, और मेल गेमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन। एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन ही होता है, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म नहीं होता, एम्ब्रियो सैक होता है वहां पर। तो ये जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है ना वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है। अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है लेकिन पहले फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन गया, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म में हो जाता है। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है क्योंकि ये माइटोसिस से बना है। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ना एम्ब्रियो, ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनता है ना वो हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है ना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब लास्ट आती है अपनी फर्टिलाइजेशन की बारी कि अब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो बन गए हैं, अब उनको क्या करना है, इन गेमेटोफाइट से गेमीट बनाना है और गेमीट को लाके फ्यूज करवाना है, राइट।
तो पॉलन ग्रेन जो होता है ना, ये पॉलन ग्रेन में विंड पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ विंड से होता है। हवा आती है, इस पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाती है और अपने पास में जो मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर ही तो आपका प्रेजेंट है ना जो फीमेल गेमिटोफाइट है। फीमेल गेमिटोफाइट कौन? एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर आप देखेंगे वाइट जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इस एंडोस्पर्म के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट, मतलब एंडोस्पर्म को ही अपन फीमेल गेमिटोफाइट कह रहे हैं, तो ये फीमेल गेमिटोफाइट इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये पॉलन ग्रेन आता है और पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके बैठ जाता है। अब जैसे ही बैठ जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, इसके अंदर जर्मिनेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन जो आता है वो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है और ये मेल गैमीट इससे आके फ्यूज करेगा। तो मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा? फीमेल गैमीट से, राइट। तो फीमेल गैमीट कहाँ होता है? ये फीमेल गैमिटोफाइट है। गैमिटोफाइट के ऊपर हमेशा ऑर्गन्स लगे हुए थे, सेक्स ऑर्गन्स, पता है। तो ये फीमेल गैमिटोफाइट व्हाइट वाला है। इस व्हाइट वाले के अंदर आपने देखा ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया ही होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही कौन प्रेजेंट होते हैं? फीमेल गैमीट। कौन? एग सेल प्रेजेंट होती है। तो ये पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमीट बना और एग सेल जो फीमेल गैमीट होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होकर ये जाइगोट बन जाता है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है और ये सीड बन जाता है। अब ये सीड जो है ना, देखो अब तक टेरिडोफाइटा तक सिर्फ एम्ब्रियो बना रहे थे, एल्गी तक सिर्फ जाइगोट बना रहे थे, ब्रायो और टेरिडो में एम्ब्रियो भी बनाने लगे, फिर उसके बाद में हम सीड भी बनाने लगे जिम्नो और एंजियो में। तो सीड जिम्नो के अंदर नेक्ड होते हैं और एंजियो में ढके हुए होते हैं, तो ये सीड बन जाता है। तो ये आपका पॉलन ट्यूब जो बनता है ना, सबसे पहली बार जो पॉलन ट्यूब बना था वो जिम्नोस्पर्म में बना था। यानी पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को अपन साइफोनोगेमी कहते हैं और ये सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में ही देखी गई थी। तो ये आपको देखना है। और एंजियोस्पर्म का तो चैप्टर ही वैसे पूरा हमें बता रखा है, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ ही लेंगे चैप्टर को। बस एंजियोस्पर्म में वो देख लेना, आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कौन सा सबसे छोटा होता है, कौन सा सबसे बड़ा प्लांट होता है, बस वो देख लेना, ठीक है। बाकी आपका ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया है। अगर आपको ये चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन थी ना, इसके बाद तो नहीं होगी, है ना। तो इसके बाद आप प्लीज इस चैप्टर को एक बार अगर वापस से रिपीट मोड पे देखना चाहो तो 2x पे चला के एक बार देख लेना। बाकी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से मैंने नोट्स के जरिए करा दिया। ये नोट्स एज इट इज मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो प्लीज वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इन नोट्स के जरिए, नोट्स को पढ़कर फिर एनसीईआरटी पढ़ना, आपको एनसीईआरटी से मक्खन लगेगी, ठीक है। आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम लग गया है। आज का पहला ऐसा लेक्चर जो थोड़ा लंबा खिंचा है, क्योंकि ये लेक्चर लंबा खींचना भी जरूरी था। ज्यादा लंबा नहीं खींचा, फिर भी मैंने, लोग प्लांट किंगडम को 4-4 घंटे में कंप्लीट करवाते हैं, मैंने आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करवाया, क्योंकि ये चैप्टर है ही थोड़ा सा ट्रिकी। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने में, लिंक करने में टाइम लगता है। तो मैंने पहले बेसिक्स पढ़ाए हैं, फिर मैंने आपको बेसिक से एडवांस पे लेके गई हूँ, तो थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम टाइम में आपको कंप्लीट करवाया है। तो ये मैंने ना आपको कंप्लीट करवा दिए चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल। और आज हमारी यूनिट हो चुकी है डाइवर्सिटी वाली भी कंप्लीट। अब 11वीं क्लास में हमारी फोटोसिंथेसिस वाली यूनिट रहती है हमारी, ठीक है। तो वो मतलब प्लांट फिजियोलॉजी रहती है और उसके अलावा मॉर्फोलॉजी रहती है, तो वो भी हम कर लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो आ रही है आज कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको करने चाहिए, तो वेट फॉर दैट वीडियो एंड टिल देन बाय, टेक केयर। टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में